हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट सोशल साइंस के लिए हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पॉलिटी का पार्ट 1 किया था। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी मैराथन का पार्ट 2। तो इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये ओवरऑल सिलेबस आपका कवर कर देगा, जो भी ये कंप्लीट सीरीज़ जो आप देख लेंगे। तो अगर आप मेरी डिटेल क्लासेस देखना चाहते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड तो मैंने डिटेल भी कराया हुआ है, काफ़ी सारी क्लासेस मैंने कराई हुई हैं और ज्योग्राफी मैं करा रही हूँ फ़िलहाल। तो इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट्स को करेंगे जो भी सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा और ओवरऑल जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी का पार्ट 2 और इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी पार्ट्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इसमें चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको इन वीडियोज़ में, क्योंकि जितना ज़रूरी होगा उतना ही एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट इसमें कवर करना है। इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा एक वीडियो के अंदर। सभी जो है कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और कुछ टॉपिक करा देते हैं, कंप्लीट कवरेज आपको नहीं मिलेगा सिलेबस का। तो इसमें जो मेरी मैराथन क्लासेस हैं इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका इसमें से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इसमें इक्वल राइट टू वोट। तो मताधिकार की समानता के बारे में बात करें तो लोकतांत्रिक जो देश होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें सब वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी लोग होते हैं वो उनको मत देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हों, जाति धर्म या फिर लिंग से बिलोंग करते हों, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो अभी ये चीज़ बदल गई है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है इसका विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि सबको हम समानता देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं, तभी उनको वोट देने का अधिकार है। सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को और सभी लिंगों के लोगों को, मतलब चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं वोटिंग के। तो अगर हम बात करें इससे अलग, अगर हम असमानताओं की बात करें तो लोकतांत्रिक भारत में लोगों को वोट देने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उनका जो दैनिक जीवन है या फिर कार्य करने की जो स्थितियां हैं समानता से काफ़ी दूर हैं। और अगर हम बात करें कि कैसे, किस फील्ड में आपको ऐसे असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो आप अगर देखें, देखो अमीरी और गरीबी का फ़र्क आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको इलाज काफ़ी अच्छा मिल जाता है और उसमें आपको कहते हैं कि सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो गरीब लोगों को गवर्नमेंट में इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी दवाइयों को। तो इसलिए गरीबों की मजबूरी बन जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाना। इसके अलावा उनको लाइन में भी बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, चाहे वो कितने ही बीमार क्यों ना हो। तो इसमें भी फ़र्क देखा जा सकता है। तो इस फील्ड में आपको असमानताएं देखने को मिलेंगी। ऐसे ही ऊंची और नीची जाति में फ़र्क आपने देखा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो और धर्म के आधार पर असमानता भी आपको देखने को मिलेगी। कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, तो हम अलग अलग धर्मों के साथ भी भेदभाव करते हैं या फिर उसमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं इसके एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। देखो, संविधान ने भले ही समानता दे दी हो, नियम दे दिए हों, लेकिन समाज उनको उसी नज़र से देखता आया है और देखता रहेगा। समाज में जो माइंडसेट है वो लोगों का एकदम से नहीं बदलने वाला, वो धीरे धीरे ही उसमें परिवर्तन आएगा। तो हम देख सकते हैं, दो कहानियों के थ्रू हम देखेंगे कि असमानता किस तरह से विद्यमान है अभी भी हमारे समाज में। तो दो लोगों के बारे में हम देखेंगे इसमें। तो बात अगर की जाए जाति व्यवस्था की, जाति के आधार पर असमानता का एक उदाहरण है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और इसके आधार इसी वजह से आप देख सकते हैं जाति व्यवस्था जो है, इसकी वजह से ही विवाह में भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब अपनी अपनी जाति में ही लोग विवाह करना पसंद करते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जाति आधारित असमानता अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का उदाहरण लें तो इनकी जो कहानी है वो ये है कि ये एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अब दलित हम पढ़ते आए हैं कि ये नीची जाति समझी जाती थी। तो इनकी एक आत्मकथा है जूठन। जूठन में इन्होंने इसका वर्णन किया है कि किस तरह से इनको अलग थलग रखा जाता था सभी लोगों से।
तो दलित का मतलब कुचला हुआ या टूटा हुआ, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो इनका कहना है कि जब ये स्कूल जाते थे इनको अलग सबसे बिठाया जाता था ज़मीन पर और दूर बिठाया जाता था सबसे, और जब तक इनका बैठने का नंबर आता था चटाई छोटी पड़ जाती थी और इनको ज़मीन पर ही बैठना पड़ता था। अब देखो दूर बैठते थे तो बोर्ड पर अक्षर भी साफ नहीं दिखाई देते थे और कभी कभी बिना कारण ही इनको पीट देते थे। तो एक बार इनके फादर ने देख लिया इनको, इनसे काम भी करवाते थे। तो स्कूल में या फिर खेल के मैदान में झाड़ू लगवाते थे और काफ़ी बड़ा वो एरिया रहता था, छोटे थे ये और इनसे इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाया जाता था। तो इनके पिता ने देख लिया तो वो उनको घर ले गए। तो ये जो भेदभाव है इसका जो वर्णन इन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है जूठन में। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं किस तरह से जाति के आधार पर असमानताएं विद्यमान में है हमारी सोसाइटी में। संविधान ने तो कह दिया है कि सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी भी काफ़ी असमानताएं हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो धर्म आधारित असमानता देखने को मिलती है। ये श्री और श्रीमती अंसारी की कहानी है। इनको किराए पर घर चाहिए था, लेकिन जब मकान मालिक को पता चला कि ये मुस्लिम है तो इनको देने से मना कर दिया मकान। तो वही है कि इन्हें भी एक तरह से असमानता का सामना करना पड़ा अपने धर्म की वजह से। तो असमान व्यवहार के पीछे कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जाति के आधार पर, तो ये तो हम देखते ही आए हैं। धर्म के आधार पर आपको देखने को मिलेंगे। वर्ग पृष्ठभूमि का क्या मतलब है, क्लास के आधार पर, जैसे कि कोई अमीर है या गरीब है, गरीबों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस तरह से असमान व्यवहार देखने को मिलता है और उदाहरण हम देख चुके हैं। तो जब लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है, इस तरह की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और सभी का आत्मसम्मान होता है। तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो उसके अंदर एक तरह से हीन भावना आ जाती है और वो समझता है कि वो उनसे कहीं ना कहीं कमतर है। तो हर व्यक्ति को जो है सम्मान और गरिमा पाने का हक है। तो ये एक मूवी का सीन दिया हुआ है कि इसमें बच्चे को पॉलिश करने के बदले ये पैसे ऐसी फेंक कर दे देते हैं। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने ये मेहनत से कमाए हैं तो आप मुझे उठा कर दें। तो ये दिया हुआ है एक तरह से, इसमें इसी चीज़ का दिया हुआ है कि हर किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट पाने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान तो सभी व्यक्तियों को समान समझता है, समान मानता है और उसमें अधिकार भी दिए हुए हैं सभी लोगों को। तो लोगों की समानता लोकतांत्रिक भारत में मान्यता प्राप्त है। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग तो समान है सभी, और अगर कोई असमान व्यवहार करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। जबकि पहले लोगों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। देखो अभी जो है कुछ लोग कानून के डर से नहीं करते हैं दुर्व्यवहार, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कानून का डर नहीं था लोगों को, तो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था। अब तो ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं, भले ही मन में रखते हों, लेकिन वैसे कोई सामने से किसी के साथ इस तरह का व्यवहार अब नहीं कर सकता। तो कानून की वजह से काफ़ी इसमें सुधार आया है। तो संसद जो है हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है और हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी और जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो संविधान में इस समानता को मान्यता कैसे दी जाती है। देखो संविधान में लिखा गया है कि कानून के समक्ष जो है हर व्यक्ति समान है। ये आपको मौलिक अधिकारों में ये पॉइंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल यानी रेस, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हर व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि बस स्टैंड या फिर हम कहें हॉस्पिटल्स हैं या फिर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं पब्लिक प्लेसेस। तो इन पर हर कोई जा सकता है, इन पर कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर जाने पर। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। एक तो कानून के द्वारा, जो कि कानून बनाया गया है लोगों को मानना ही है। तो इसमें कानून के द्वारा तो किया गया है क्या कि अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है। और इसमें मैंने आर्टिकल में लिखा है, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 17 के द्वारा इसको जो है बैन किया हुआ है कि कोई भी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, मतलब अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। जैसे पहले अछूत कहा जाता था, जो कि नीची जाति कही जाती थी उनको, अब कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये बैन कर दिया है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो आर्टिकल 17 में ये दिया गया है। और दूसरा, ये योजनाओं या फिर कार्यक्रमों के द्वारा भी समानता को मान्यता देते हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना। इन दोनों के बारे में देखेंगे भी। तो नहीं, स्पष्टता में तो ऐसा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये मिड डे मील स्कीम के नाम से ज़्यादातर आपने सुना होगा। तो ये सरकारी कार्यक्रम गवर्नमेंट इसलिए चलाती है जिससे कि सभी लोग समान दृष्टि से देखे जाएं। होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है, बच्चों को पका हुआ भोजन मुफ्त मिलता है इस योजना में। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु राज्य से।
तो तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे शुरू करने के लिए कहा। पहले तो तमिलनाडु में शुरू हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सभी राज्य इसको लागू करें। इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखे, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट इसके दिखे। देख सकते हैं आप, इस तरह से बच्चे खाते हैं स्कूल में भोजन। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हमारे शामिल है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य बनाए गए हैं कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इसमें ये गोल नंबर 2 है, 0 हंगर, यानी कोई भूखा ना रहे, पूरे देश में सभी को पर्याप्त भोजन मिले। तो इसके सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं कौन कौन से पड़े हैं। देखो इसके रिजल्ट, मतलब रिजल्ट क्या मिला इसका, इस योजना को शुरू करने का। देखो गरीब बच्चों ने दाखिला लेना शुरू कर दिया इसी वजह से कि खाना मिलेगा, और रेगुलर स्कूल में भी आने लगे वो। इसके अलावा बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए घर जाना पड़ता था। पहले वो भाग जाते थे लंच ब्रेक के लिए और फिर वापस ही नहीं आते थे। लेकिन अब उपस्थिति में सुधार है, अब भोजन उनको वहीं मिल जाता तो वो नहीं जाते। दूसरा, पहले जो उनकी माताएं थीं उनको भोजन जो है खिलाने के लिए काम को छोड़कर आना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएं थीं, गरीब परिवार से थी, आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करती थी। तो लेकिन अब उन्हें बीच में काम नहीं छोड़ना पड़ता, और बच्चे स्कूल में रहते हैं तो उनका काम भी बाधित नहीं होता। और क्या फ़ायदा हुआ इससे? जातिगत पूर्वाग्रह को कम कर दिया अब, क्योंकि देखो सभी बच्चे एक साथ भोजन करेंगे, ऊंची जाति नीची जाति जो भी है सब एक साथ खाना खाते हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो दलित महिलाएं हैं उनको भी काम पर रखा जाता है, वो खाना वगैरह पकाती हैं। तो जो जातिगत जो पूर्वाग्रह हैं वो कम हो गए हैं इससे। बाकी बात करें तो इसमें गरीब छात्रों की भूख मिटाने में भी सहायता हुई है। जैसे पहले अगर बच्चे भूखे पेट बैठे रहते तो पढ़ाई मन नहीं लगता था, अब पेट भरा उनका रहता है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सभी स्टेटमेंट्स में आए हुए हैं पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से अगर आप टॉपिक पढ़ें और फिर टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करें तो बहुत ज़्यादा ईजी है सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि ये भी डिफिकल्ट आपको लगता है। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है समानता बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसके पॉइंट्स हमने देख लिए हैं कि किस तरह से निभाती है। फिर भी समानता के लिए कई चुनौतियाँ, चैलेंजेस हैं अभी भी, क्योंकि देखो अमीर और गरीब जो हैं बच्चे, इनके बीच में फिर भी स्कूलों के बीच भी अंतर है। जैसे कि जो अमीर बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। और जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी कुछ स्कूलों में मौजूद है। और जो हमारा एटीट्यूड चेंज है, मतलब जो मनोवृत्ति जो हमारी चेंज होती है, वो एक्चुअली वो एकदम से नहीं होती है, वो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो ये चैलेंजेस हम कह सकते हैं इसमें आ रहे हैं अभी। तो असमानता के खिलाफ देखो अगर बात की जाए तो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, हमारे यहाँ पर तो जाति के आधार पर असमानता, मतलब अमीरी गरीबी के आधार पर असमानता है। लेकिन बाहर के देशों में कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी भारी असमानता का सामना करते हैं। मतलब ये कि इनकी प्रजाति हम कहेंगे अफ्रीकी अमेरिकी। तो अफ्रीकी अमेरिकी जो हैं ये संयुक्त राज्य में बेहद असमान व्यवहार इनके साथ होता था। तो कानून ने भी बल्कि इनको सपोर्ट नहीं किया। पहले इनके लिए कानून भी नहीं था, जैसे हमारे इंडिया में तो कानून बन गया है, लेकिन वहाँ पर कानून भी नहीं था। मतलब जो अगर कोई असमान व्यवहार कर रहा है वो खुला आम कर रहा है, कोई पाबंदी नहीं उस पर, कोई सजा का उसे डर नहीं। तो ऐसी एक स्टोरी रोजा पार्क्स की है, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये इनका क्या था कि ये एक अश्वेत महिला थी, मतलब डार्क कलर इनका था। तो अब वहाँ पर होता क्या था कि गोरे काले में भेदभाव होता है, रंग भेद होता है, प्रजाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो जब कोई गोरा व्यक्ति आता था बस में तो क्या होता था, काले व्यक्ति को उठ जाना पड़ता था सीट से उसको सीट देने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया सीट देने से। इस पर हंगामा हो गया। अब जो है ये जो है काम करती थी दिन भर, और ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की, जब इन्होंने सीट देने से मना कर दिया। अब उसके बाद आंदोलन या झगड़ा तो होना था, तो फिर छिड़ गया आंदोलन। फिर इन्होंने आंदोलन किया, ये नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ एक आंदोलन है ये, जिसमें कि अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग की। इसका क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो नागरिक अधिकार आंदोलन किस टाइम पर ये शुरू हुआ था ये ध्यान रखेंगे, और किस लिए हुआ था ये। नस्लीय भेदभाव मेन था ये, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर बहुत देखने को मिलता था। काले और गोरे का जो अलग अलग नस्लें नहीं होती हैं, जैसे आप अफ्रीका के लोगों को देखें वहाँ बहुत डार्क मिलेंगे आपको, अमेरिका के लोगों को देखें गोरे मिलेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर भेदभाव होता था गोरे और काले में। तो फिर अधिनियम पारित किया गया 1964 में, नागरिक अधिकार अधिनियम। उसके बाद इनको फिर ये कुछ अधिकार दिए गए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या कहा गया, नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अफ्रीकी मेरे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, उन्हें अलग अलग स्कूलों में जाना नहीं होगा।
मतलब सभी को एक साथ स्कूलों में जाने की परमिशन मिल गई। पहले इनको अलग स्कूलों में जाना पड़ता था। तो ये सब क्या किस लिए किया गया? समानता सुनिश्चित करने के लिए। तो इंडिया में कुछ अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और वहाँ पर कुछ अलग तरह का। तो इसके बावजूद अमेरिका में असमानता मौजूद है अभी भी। तो अधिकांश जो अफ्रीकी अमेरिकी गरीब हैं, मतलब ये कानून बनाने के बाद भी, अब गरीबी तो सरकार दूर नहीं कर सकती ज़्यादातर। तो स्कूल का अंतर मैं बता चुकी हूँ, स्कूलों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है इनमें। बाकी देखो आर्टिकल 15 में समानता के बारे में बताया गया है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डिटेल में। धर्म जाति लिंग जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं वही सब है। बाकी सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच होनी चाहिए सभी की, ये कहा गया है। और इसके अलावा देखो विकलांग के लिए जो कह सकते हैं विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है। और इसके अलावा देखो जो ये सभी जो सार्वजनिक जगह हैं इनका जो है आम जनता पूरी तरह से प्रयोग कर सकती है, ऐसा कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये सभी है आर्टिकल 15 में, चाहे तो डिटेल में पढ़ लें इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं होता है, क्योंकि किसी ना किसी के अधिकारों का कह सकते हैं हम हनन होता ही रहता है। तो समान मुख्य संघर्ष सभी व्यक्तियों को समान मानने, उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए होता है। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। विकलांगता अधिनियम 2016, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर। विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार है और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाने के लिए सरकार को एक तो मुफ्त शिक्षा उनको देनी है, और दूसरा मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करना है, मतलब उनके लिए कोई अलग से स्कूल ना हो, सभी के साथ उनको पढ़ने की परमिशन हो। दूसरा उनके लिए जो है स्कूल और भवनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच होनी चाहिए। पहुंच कैसे होगी कि उनको रैंप प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वो मतलब अगर वो व्हील चेयर से जा रहे हैं तो वो ईजिली वो वहाँ पर पहुँच पाएँ। इसका मतलब होता है रैंप, जो सीधा सपाट रास्ता होता है वो ऊपर जाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए। तो इस तरह के रैंप जो है बनाना हर इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो यूट्यूब पर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कंटेंट वाले कंटेंट वाला पार्ट करा दे, पेडागोजी वाले पेडागोजी वाले पार्ट करा दे। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये पेडागोजिकल इश्यूज़ पर आधारित होते हैं और होते हैं चैप्टर से रिलेटेड ही, लेकिन हर कोई नहीं कराता है इन्हें। तो ये वाले क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर में से शामिल रहते हैं लेकिन चैप्टर में नहीं दिए होते हैं क्लियर, तो ये करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विस्तार से मैं ऑप्शंस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं अलग से इसकी सीरीज़ मेरी चल रही है, वो आप देख सकते हैं अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ABC सही है। तो ये देखो डी जो ऑप्शन है आपका, डी जो स्टेटमेंट है ये आपका नेगेटिव लग रहा है। देखो यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ऐसा थोड़ी है, हर तरह का अंतर असमानता की तरफ थोड़ी ना ले जाता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा इसमें से निकल जाएगा, बाकी ABC हमारे सही हो जाएंगे। तो ये उद्देश्य हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, परस्पर आदर। देखो हम मानव मूल्यों के बारे में अगर बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं बच्चों को सिखा रहे हैं अगर सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट परस्पर आदर ही होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि अगर हम परस्पर आदर करना सीखेंगे तभी हम एक तरह से समान व्यवहार करेंगे हर किसी के साथ। तो इसमें 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारा देखो इससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको विकलांगता अधिनियम बताया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है ये समझने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखो इसमें थोड़ा सा पैरा दिया हुआ है, और पैरा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में मैंने बताया था आपको ये समानता की बात करता है, आर्टिकल 15। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे आपको, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा हर इंस्टीट्यूशन जो भी होगा, जैसे भवनों पर या फिर स्कूलों में जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं उनके लिए पहुंच सुनिश्चित करें, विकलांग बच्चों के लिए रैंप प्रदान करें उनको। तो अब क्योंकि उसको भीड़ से लेकर जाया जा रहा है तो क्या हुआ, एक तरह से असमान व्यवहार उसके साथ हो रहा है, क्योंकि उसको ये महसूस होगा कि मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इसका हमने देखा था
थर्ड पॉइंट इसमें करेक्ट हो जाएगा, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक भूमिका निर्माण नाटिका का आयोजन, जिससे कि विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। रोल प्ले एक तरह से, वो हम कहते हैं किसी इंसान का रोल प्ले करना, वही जो विकलांग बच्चा है उसका रोल प्ले अगर बच्चों से करवाएंगे तो वो महसूस कर पाएंगे कि वो कैसा महसूस करता होगा। तो अगर अगर हम खुद कोई चीज़ अनुभव या फिर महसूस करते हैं, हम उसे दूसरे के लिए उसी तरह से महसूस कर पाते हैं, अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो ये उपयुक्त ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में हमने देखा था, रोजा पार्क्स के बारे में जब पढ़ा था उसके बारे में देखा था। तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सभी अफ्रीकी अमेरिकन जो हैं इन नागरिकों के लिए समान अधिकार और जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। इसमें लिखा तो जातीय है लेकिन ये वैसे प्रजाति होना चाहिए, इंग्लिश में देख सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये होता है प्रजाति के आधार पर भेदभाव, जो कि जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई किस जगह से बिलोंग करता है। जैसे कोई कुछ लोग चाइनीज़ जो होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उस तरह की जो नस्ल के होते हैं। तो ये एक तरह से नस्ल होती है हमारी, जो ह्यूमन में तरह तरह की नस्लें होती हैं, अगर उसमें भेदभाव होता है तो उसको हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम की। तो इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में हमने जाना था। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें नहीं है सकारात्मक में, मतलब कौन सा एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये नेगेटिव आपको बिल्कुल अलग ही दिख जाएगा। कैसे? निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो, कभी भी हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाना होता नहीं है, लेकिन आजकल मकसद हो गया है। लेकिन जो अगर व्यवहारिक चीज़ों की बात करें तो उसमें नहीं होता हमारा मकसद ये अधिक अंक दिलाना। तो बाकी की बात करें, बाकी सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है नेगेटिव पॉइंट, और यही हमसे पूछा है, यही हमारा सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था? तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अभी देखा था हमने। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है हमारा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इसमें सरकार की भूमिका बात करेंगे, बेसिकली राज्य सरकार की क्या भूमिका है। तो क्लास 7 जो है हमारी ये, इसमें ज़्यादातर हम चीज़ें जो पढ़ेंगे वो राज्य सरकार के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो सरकार के कार्य भी इसमें आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ क्या है। स्वास्थ्य जो है हमारा बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता होती है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी के बारे में नहीं है। बीमारी के अलावा ये विभिन्न कारक हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वच्छ पेयजल अगर नहीं है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर निर्भर करता है, हम किसी एक दायरे में इसे नहीं बांट सकते। तो काफ़ी मतलब संपूर्ण विकास जो होता है व्यक्तिगत, तभी हम एक व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। ये नहीं कि बस बीमारी नहीं है या फिर चोटें नहीं है तो स्वस्थ है इंसान। तो जो बेसिक ज़रूरतें उसकी वो भी उसे अच्छे से मुहैया हों, तभी हम एक तरह से उसको कह सकते हैं स्वस्थ इंसान। जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय और अच्छी भावना और कोई मानसिक तनाव ना हो। देखो, अगर मेंटल स्ट्रेन है आपको तो भी आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। आपका शरीर अच्छा ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छे आप स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन अगर मेंटली आप कोई स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। हेल्थ केयर की आवश्यकता क्यों है? तो देख लेते हैं। बीमारी को रोकने और इलाज के लिए, और हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और परीक्षण के लिए, या फिर एम्बुलेंस सेवाओं, ब्लड बैंकों, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी को अगर बीमारी है या फिर रोकनी है बीमारी, तो इन सब के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं, नर्स, डॉक्टर और या फिर स्वास्थ्य पेशेवर, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। दवाओं की ज़रूरत पड़ती है या फिर इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमारे पास ये सब हैं? इसी में हम इसका आंसर ढूंढेंगे। देखो, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो, बात की जाए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। तो मतलब जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा ही यहाँ पर डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं। मतलब डॉक्टर जो हैं हर साल काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैयार होते हैं। तैयार मतलब ऐसे पक्का तैयार नहीं होते हैं, मतलब कि पढ़ाई करके अपनी डिग्री वगैरह लेकर के तैयार होते हैं। और अगर बात करें, 30,000 नए डॉक्टर जो है हर साल जो है क्वालिफाई होते हैं। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अब काफ़ी ग्रो हुई हैं। अगर पिछले सालों की तुलना करें तो 1950 की बात करें तो लगभग 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, लेकिन 1991 की बात करें तो 11,174 हॉस्पिटल हो गए। 2017 की बात करें तो 23,000 समथिंग
हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। तो मेडिकल जो टूरिस्ट होते हैं, चिकित्सक पर्यटक, ये हर साल आते हैं काफ़ी संख्या में हमारे देश में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इलाज है वो सस्ता में होता है काफ़ी, मतलब पूरी दुनिया में और जगह के मुकाबले। तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। देखो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिन, जो हमारे यहाँ पर बनती हैं सबसे ज़्यादा बनती हैं, और इसके अलावा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात जो करते हैं दवाइयाँ, वो भी सबसे ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं मतलब। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं हमारे शहरी इलाकों में बस जाते हैं, और जो गांव के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी लंबा जो है सफ़र करना पड़ता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन कम रहती है, डॉक्टर्स को वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता, तो वो इसलिए शहरी इलाकों में बसे होते हैं। तो अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। तो टीबी से काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी संख्या में 5 लाख पीपल लगभग मर जाते हैं हर साल। तो वही है, जो इलाज की कमी के कारण ही अब गाँव से लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, तो इसलिए इलाज की कमी में मर जाते हैं। ऐसी मलेरिया से भी 2 मिलियन, लगभग 2 मिलियन केसेस जो है हर बार देखने को मिलते हैं, और नंबर कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। हम पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और 21% जो बीमारियां हैं वो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, जो कि वाटर जनित हैं, वाटर से ही पैदा होती हैं, जो कि शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। जैसे कि इनका एग्जाम्पल है डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। तो ये वाली बीमारी को ध्यान रखेंगे, वाटर जनित बीमारियाँ पूछी जा सकती हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। तो पर्याप्त भोजन बच्चों को नहीं मिल पाता है, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ये आंकड़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सकारात्मक विकास के बावजूद भी हम लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। रीज़न है इसके, एक तो जिम्मेदारी का भाव, हर कोई सोचता है कि हम क्यों करें, भ्रष्टाचार, हर कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है, और जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर पैसे की कमी है, ज्ञान की कमी है, या फिर एक्सपीरियंस लोगों की कमी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वही है, ये सब चीज़ें ही हैं, हर कोई यही सोचता है कि हम क्यों करें, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। तो एक कहानी के थ्रू देख लेते हैं, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो इस तरह से जो है काफ़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। बात करेंगे एक समिति की, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसको हम हमेशा शॉर्ट में बोलेंगे PBKMS, तो समझ जाइएगा। तो इसके सदस्य पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों का संगठन है। ये जो संगठन है ये कृषि मजदूरों का है, हो सकता है पूछा जाए। तो 1992 में क्या हुआ कि ये जो है वही हकीम शेख की हम कहानी देख रहे हैं। तो हकीम शेख जो है चलती ट्रेन से गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। अब सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, भर्ती करने से इनकार कर दिया, कोई बिस्तर खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूजेस दिए गए, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है मतलब इलाज के लिए। तो मतलब कई सारे अस्पताल उन्होंने ऐसे ही मतलब छाने, और किसी में कुछ उनको कमी लिखी, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में जगह नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि 14 घंटे उन्होंने इसी अवस्था में बिताए, और उन्हें 8 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। अब आप सोच सकते हैं कोई इतनी गंभीर अवस्था में अगर उसको कई सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े तो उसकी क्या हालत हो गया। वो तो उनका अच्छा लक था कि वो बच गए, नहीं तो उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो निजी अस्पताल में फिर उनको भर्ती करा दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो क्योंकि एडमिट किया नहीं गया। अब उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया उस पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट में करवाएंगे तो खर्च तो होगा ही। तो वो काफ़ी परेशान थे और नाराज़ भी थे सरकारी अस्पतालों का जो रवैया था। तो इन्होंने फिर क्या किया, जब ये ठीक हो गए तो अदालत में इन्होंने एक मामला दायर किया। अब आप पूछेंगे कि क्यों दायर कर दिया भाई, इसमें उनकी क्या गलती है, हॉस्पिटल वालों की, नहीं किया तो नहीं किया। अब आगे जानेंगे क्यों 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 इनका हक बनता है। तो देखो हक इसलिए बनता है क्योंकि हम जो है सरकार को टैक्स पे करते हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं, सरकार उसका उपयोग कई सार्वजनिक सेवाओं में लगाती है, जैसे कि रक्षा करना, पुलिस व्यवस्था जो होती है, या फिर न्याय व्यवस्था जो होती है, जो आप कोर्ट में केस करते हैं, आपको अगर न्याय चाहिए, राजमार्ग जो है सड़क, आपके जो हाईवे होते हैं इसमें लगाती है। और नागरिक जो है आप इन सेवाओं की खुद व्यवस्था नहीं कर सकते। आप थोड़ी ना अपने लिए अलग से सड़क बनाओगे, आप थोड़ी ना अपने लिए अलग से हॉस्पिटल बनाओगे। तो ये सभी व्यवस्थाएं इंडिविजुअल इंसान नहीं कर सकता, इसलिए सरकार करती है। इसी तरह से स्कूल की व्यवस्था, इसी तरह से हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, कम कीमत पर या फिर मुफ्त इलाज की व्यवस्था, ये सब सरकार को करना होता है। तो टैक्स की मदद से ही
विकास कार्यक्रम को चलाया जाता है। वही शिक्षा जो मैंने अभी बात करी, ये सब चीज़ें जो है रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और इस तरह से जो टैक्स से जो धन मिलता है उसके द्वारा ही किया जाता है। राहत और पुनर्वास के कार्यों में जैसे कि कोई आपदा आ गई तो वहाँ पर राहत पहुँचाना, खाना पानी पहुँचाना, लोगों को कपड़े पहुँचाना, ये सभी में जो है ये टैक्स का पैसा ही काम आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही इसीलिए फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट का हमको ये पब्लिक सुविधाएं मुहैया कराना। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि क्यों सरकार को करना चाहिए, तो सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की श्रृंखला, मतलब काफ़ी आपको संख्या में देखने को मिलेंगे ये स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं जो हो सकती हैं और इलाज भी मुफ्त मिलता है। तो सामान्य बीमारी और विशेष सेवाओं के लिए उपचार ये प्रदान करते हैं, जो जनरल आपकी बीमारियाँ होती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC हैं, पब्लिक हेल्थ केयर इनको इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में PHC। तो जिला स्तर पर जिला अस्पताल हैं और जिला अस्पताल सभी केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है। देखो गांव के स्तर पर भी आपको देखने को मिलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर पर भी जिला अस्पताल मिलेंगे। कोई बड़ा आपको केस होता है जैसे ऑपरेशन वगैरह का इस तरह के, तो वो जिला अस्पताल में आपका फिर ट्रीटमेंट होगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटी मोटी बीमारियाँ आपकी दूर होती हैं, जैसे बुखार हो गया आपका, खांसी हो गई, या फिर आपकी छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं वो हो गई, उनका ट्रीटमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है सुविधाएं, ये होती है सार्वजनिक, पब्लिक, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक हैं, सभी नागरिकों के लिए सेवाएं हैं ये। और इनको चलाने के लिए जो संसाधन कहाँ से मिलते हैं, टैक्स से मिलते हैं। और गुणवत्ता युक्त ये होना चाहिए, क्योंकि वही टैक्स से आप कर रहे हैं। गुणवत्ता युक्त जो है स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुफ्त या कम लागत पर प्रदान करने के लिए होती हैं ये जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए टीबी, मलेरिया, हैजा, पीलिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी के प्रसार को रोकने में कार्रवाई करती है। और इसमें लोगों की भागीदारी भी जरूरी है, क्योंकि देखो लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो देखो अभी हमने बताया था कि इन्होंने केस क्यों दायर किया, क्योंकि टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देना। तो संविधान के अनुसार भी ये बात है कि लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सबसे पहला जो काम है सरकार का, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जीवन के अधिकार की रक्षा। देखो ये जो हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं है ना, ये जीवन के अधिकार की रक्षा से जुड़ा हुआ है। जीवन का अधिकार आपने देखा होगा मौलिक अधिकार में शामिल है, राइट टू लाइफ। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो मौलिक अधिकार में है क्योंकि, तो इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। तो बात वही है कि आपातकालीन स्थितियां जैसे इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रदान करे। और क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज से हकीम शेख को वंचित कर दिया, तो इसलिए उसका हक बनता था सरकार पर केस करना। तो फिर अदालत ने फैसला क्या किया, अदालत ने कहा राज्य सरकार से, जिस राज्य में वो था, कि जो उसके इलाज में खर्च हुआ पैसा है वो उसको आप वापस करें, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने पूरी नहीं करी। तो इस तरह से उसको पैसा उसका वापस मिल गया। अभी हमने देखे थे पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स जो कि सभी के लिए थे। अभी हम देखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि होती हैं निजी, प्राइवेट होती हैं, जिनकी अब हम बात करते हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये जो होते हैं ना, ये इनका संचालन डॉक्टरों द्वारा निजी तौर पर होता है, क्योंकि इसमें हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो डॉक्टर द्वारा ही होता है। और ये होता है निजी तौर पर, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, डॉक्टर खुद का करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और RMPs इनको शॉर्ट में कहेंगे। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर, निजी क्लिनिक, परीक्षण के प्रयोगशालाएँ, लैब्स जो होती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और निजी मेडिकल दुकानें जैसी सुविधाएँ हैं, तो काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगी। तो जो ये पब्लिक स्वास्थ्य सेवा जो है हमारी, इससे अलग अगर बात करें तो निजी में जो है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। अंतर यही है पैसे का ज़्यादा, पैसे के अलावा सुविधाएं भी काफ़ी मिलती हैं। तो जब पैसा ज़्यादा देंगे तो सुविधाएं भी उसी के हिसाब से मिलेंगी। तो निजी सुविधाओं को चारों ओर देखा जा सकता है। और बड़ी कंपनियां हैं जो अस्पतालों को चलाती हैं, दवाओं के निर्माण और बिक्री में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, तो देखो अंतर देख सकते हैं आप गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट में ना कोई सुविधा है, सब कुछ ऐसे ही है। ये देख सकते हैं हम गाँव में, तो काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में आपका एंट्री करने का मन नहीं करेगा, मतलब इतना ज़्यादा, अब तो फिर भी सुधार हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है।
निजी और सार्वजनिक दोनों में कंपैरिजन करें अगर, तो देखो ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं ज़्यादातर प्राइवेट जो मिलेंगे आपको। लागत अधिक है, दवाई महंगी है प्राइवेट में। इसके कारण गरीब लोग परिवार में बीमारी के कारण उनको पैसे नहीं दे पाते हैं, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और निजी सेवाओं ने अधिक धन कमाने के लिए गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित दिया है। कभी कभी वो क्या करते हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी महंगी दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं या फिर सलाइन बता देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता उस बीमारी से। तो केवल जो 20% आबादी है वही प्राइवेट में खर्चा वहन कर पाती है, और मध्यम वर्ग के लोग तो कर्ज लेते हैं, उसके लिए कभी कभी मजबूरी बन जाती है प्राइवेट में इलाज करवाना। 40% जो कि किसी बीमारी या चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, संपत्ति बेचनी पड़ती है। तो कई बार सुविधा महिलाओं की सेहत की अनदेखी होती है, हम अगर कहें तो ये एक तरह से हम डिफरेंस देख रहे हैं समानता, क्योंकि समानता से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहे हैं हमारे, तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि समानता कहाँ कहाँ आपको मिल रही है, कहाँ पर आपको असमानता देखने को मिल रही है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को परिवार में पुरुषों के अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। महिलाओं को तो ये कहा जाता है कि अभी देख लो घर में ही ठीक हो जाए तो सही है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र में भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो गरीब होते हैं तो इलाज नहीं करवा पाते हैं प्राइवेट में। तो आप देख सकते हैं जैसे कुछ लोग गाँव में रहते हैं या फिर दूर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो इनको दूर दूर जाना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी आप देख सकते हैं काफ़ी किलोमीटर इनको जाना पड़ रहा है इस इलाज के लिए या फिर रेगुलर चेकअप्स के लिए भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी इनको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो क्या किया जा सकता है इसमें, अभी देख लेते हैं। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ दें, स्वास्थ्य सेवाएँ दें। स्वास्थ्य लोगों की बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उनको बेसिक सुविधाएं जो है कैसी मिल रही हैं और सोशल कंडीशन कैसी है। अगर समाज में सही स्थान है आपका तब भी आप सही रहेंगे, अगर सही नहीं है तो आप मानसिक दबाव झेल रहे होंगे। स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं दोनों पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 2 उदाहरण देख लेते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं। उनके जैसा मॉडल अगर और लोग भी अपनाएं तो काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कहीं कहीं पर देखो आपको ये मिलेंगी मोबाइल क्लिनिक मिलेंगे, मतलब गतिशील क्लिनिक, जो कि मतलब चलते हुए दवाइयाँ वगैरह या फिर इलाज करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने पहले बताया था, ये गोल नंबर 3 है हमारा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। केरल का एक्सपीरियंस देख लेते हैं, केरल ने क्या किया। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ बड़े बदलाव करे। पूरे राज्य के बजट का 40% पंचायतों को दे दिया कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हैं लोगों को वो उससे मुहैया करवाएं, जैसे पानी, भोजन, महिला विकास, शिक्षा योजना, इन सब के लिए गाँवों को क्या की स्वतंत्रता दे दी कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है ये सुविधाएं लागू कर सकते हैं। तो सब स्थिति में सुधार की ओर ले जाता है ये सब, अगर हम बात करें तो अब क्योंकि पंचायतों के पास पैसा होगा वो विकास के कामों में उन्हें लगा पाएंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। तो केरल का हम देखें तो ये लोकेशन है यहाँ पर इंडिया में। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है कोस्टा रिका का। इसको कोस्टा रिका उपागम के नाम से जाना जाता है, कोस्टा रिकन अप्रोच के नाम से। मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश है ये कोस्टा रिका। लोकेशन देख लेते हैं पहले। ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। इसके बीच में जो कंट्रीज़ हैं इनको मध्य अमेरिका के अंदर माना जाता है। यहीं पर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है ये रेड कलर से देख सकते हैं आप, ये रहा छोटा सा ये देश है, ये हमने जूम करके यहाँ पर दिखा दिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, संविधान के तहत उन्होंने सेना नहीं रखने का फैसला किया। सेना नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इन पैसों की बचत हो गई जो सेना इस्तेमाल करती थी, क्योंकि इनको सेना की ज़रूरत नहीं थी उस जगह पर। तो कोस्टा रिका सरकार ने उन पैसों को लोगों की ज़रूरत मतलब जो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ज़रूरत थी उन पर खर्च किया। तो इस सरकार की इस नीति से क्या हुआ, ये बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिली, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पोषण, आवास और स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसकी बुनियादी सुविधाएं जो हैं उन्होंने प्रदान की। तो अब ये इसके लिए तो एग्जाम्पल ये सेट हो गया, ये तो हो गया इनके लिए अच्छा काम। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? हमारे देश में तो सेना रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसे देश बसे हुए हैं जिनसे हमें खतरा बना रहता है। तो हर किसी देश में ये मॉडल काम नहीं कर सकता, मैं अपनी ये राय बताऊँ तो बाकी इनके लिए ये काम किया, ये अच्छी बात है। तो गोल नंबर 6 की बात करें तो ये है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखो सार्वजनिक मैंने बता दिया, जो कि भाई सभी लोगों के लिए होता है, डिटेल में देख सकते हैं आप। निजी होता है प्राइवेट, जो कि एक कंपनी या संस्था द्वारा चलाया जाता है। चिकित्सक पर्यटक वो होते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं हमारे यहाँ पर कम
लागत पर इलाज करवाने के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। संचारी रोग होते हैं जो कि एक दूसरे से फैलते हैं या फिर किसी माध्यम से फैलते हैं, पानी, भोजन, हवा, इनके द्वारा। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का संक्षिप्त रूप। यह वो जगह होती है अस्पताल में जहाँ लोगों को पहले अस्पताल में लाया जाता है और किसी विशेष वार्ड में भर्ती के बिना उसका इलाज किया जाता है। नैतिकता, नैतिक सिद्धांत जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जेनरिक नाम होते हैं दवाइयों के रासायनिक नाम जो अवयवों की पहचान करने में मदद करते हैं और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। एक्चुअली मैंने वो एडिट करना इसमें भूल गई मैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लें। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका का उपागम किसे कहा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अभी हमने कोस्टा रिकन अप्रोच देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, इसमें ईजी है। चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। देखो पहला कथन इसमें सही होगा, दूसरा गलत होगा। पहला हमने अभी पढ़ा था कि कम मूल्य पर इलाज करवाने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। थर्ड चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है, इसको फटाफट देख लेते हैं। इसमें राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे, किस तरह से बनती है सरकार और क्या क्या काम करती है। तो विधायक कौन होता है पहले देख लेते हैं। देखो विधायक जो होता है विधानसभा का सदस्य होता है और निर्वाचित होता है ये, वोटिंग करते हैं आप, फिर ये विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, फिर ये राज्य स्तर की सरकार बनाते हैं। जैसे कि यूपी की गवर्नमेंट है तो ये राज्य स्तर की सरकार है। एक उदाहरण अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो ये राज्य जो है निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। जैसे कि आप देखें ये पूरा स्टेट का मैप दिया हुआ है और ये निर्वाचन क्षेत्र इसके बने हुए हैं। इस तरह से ये भागों में बटा हुआ है। वो मैंने आपको बताया था ना, गवर्नमेंट में वार्डों में बटा हुआ होता है। जैसे लोकल गवर्नमेंट में वार्ड्स बने हुए होते हैं, वैसे यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं, वो भी निर्वाचन क्षेत्र ही होते हैं, वार्ड जो होते हैं। तो ये जो अलग अलग भागों में हम बांट देते हैं इनको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि शब्द सुना सुना लग रहा होगा। तो प्रतिनिधि हम जो चुनते हैं वो हमारा प्रतिनिधि कहलाता है, वोटिंग के थ्रू जो चुना जाता है। तो हर एरिया से एक प्रतिनिधि चुनेंगे, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का वो क्या कहलाता है? विधायक। जो प्रतिनिधि हम चुनेंगे वोटिंग के थ्रू एक क्षेत्र से, वो हमारा विधायक कहलाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एमएलए बोलते हैं विधायक को इंग्लिश में। और विभिन्न विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल होंगे, जैसे कोई बीजेपी का होगा, कोई बसपा का होगा, कोई सपा का होगा। तो कई सारी पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल उन्हें कहा जाता है, उनसे होते हैं। और जिसमें एक पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। बहुमत मतलब जैसे 100 लोगों ने चुनाव लड़ा, अब एक को तो मिले 59 वोट, एक को मिल गए 51 वोट, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसको मिल गया बहुमत, मतलब ज़्यादा वोट इस पर आ गए, तो इसकी फिर सरकार बनेगी। तो इसकी सरकार बनेगी। उसके आगे देख लेते हैं। सरकार का वही गठन करती है वही वाली बहुमत वाली पार्टी। उनमें से एक विधायक जो है मुख्यमंत्री बनता है। आपस में ही वो लोग जो विधायक होते हैं वही वोटिंग कर लेते हैं और अपने में से ही एक को मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। फिर वो मंत्री जो है दूसरे मंत्रियों का चुनाव करता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो फिर अन्य मंत्रियों को चुनाव करते हैं। अन्य सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है, जो इनकी पार्टी से अलग होते हैं। मतलब मान लो जो हमने 49 देखे थे ना, दूसरी पार्टी के थे, ये वाले लोग जो हैं अब ये विपक्ष में आ जाएंगे, ये विपक्ष कहलाएंगे। तो इसका अगर उदाहरण देखें हम चुनाव का, तो देखो इस तरह से मेंबर यहाँ पर मिले थे, सीटें इस तरह से मिली थी। अभी जो हम बहुमत की बात कर रहे थे ना, देखो बीजेपी को कितनी भी सीटें मिली? 44। बाकी सबकी बात करें तो 21। ये अलग अलग पार्टीज़ हैं, 21, 1, 2। अगर हम इन सबको भी मिला दें तो भी इससे कम है, तो अब इसको बहुमत मिल गया, तो इसकी सरकार बन गई। अब इसमें जो बहुमत मिला ये बहुत सारे लोग हो गए, 44 सीटें हो गई, यानी 44 एमएलए हो गए। 44 एमएलए में से इन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री बना दिया किसको? जयराम ठाकुर को। सबके बहुमत से सबने वोटिंग करी। ये 40 लोग थे, इन्होंने वोटिंग करी भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो इन्होंने कहा भाई जयराम ठाकुर जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों के पास विभिन्न सरकारी विभागों को चलाने की जिम्मेदारी होती है। अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, इस तरह से विभाग जो होते हैं। विधायक सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। तो अब जो इनकी दल के जो लोग होंगे और जो विपक्ष के लोग होंगे, दोनों से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन सभी मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं विधानसभा में। विधानसभा होती है वो जगह जहाँ पर इनकी बैठकें होती हैं। जैसे कि संसद आपने देखी है, उसी तरह से यहाँ पर विधानसभा होती है राज्य में।
अब बात करें राज्यपाल की, देखो कुछ व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं जो इसमें होते हैं शामिल विधानसभा में। तो राज्यपाल की बात करें तो ये राज्य का मुखिया होता है। जैसे हमारा पूरे देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। इस तरह से राज्यपाल होते हैं राज्य में। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है ये, केंद्र सरकार इसको नियुक्त करती है। केंद्र सरकार में कौन शामिल है? तो केंद्र सरकार में हमारे राष्ट्रपति भी शामिल हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। और ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियम के भीतर काम करे। आपके राज्य का राज्यपाल कौन है? तो ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मतलब हम बेसिकली ये कह सकते हैं जो राष्ट्रपति का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही काम होता है स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल का, लगभग सेम ही। तो मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सत्तारूढ़ दल के नेता, वही जो अभी हमने बताया, जो लोग चुने गए 44 जो लोग चुने गए थे, विधायक चुने गए थे, उनमें से ही एक ये होता है मुख्यमंत्री। तो राज्यों के विभिन्न मंत्रियों के साथ ये काम करते हैं। विधानसभा की बात करें तो देखो ये एक सभा है जहाँ पर राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, कानून बनाने के लिए मिलते हैं। संसद की तरह ही एक तरह से जगह होती है बैठकें करने के लिए। विपक्ष सवाल पूछता है और सत्ता पक्ष उनके सवाल को जवाब देते हैं। तो विपक्ष जानबूझकर और इधर उधर के सवाल भी उठा सकते हैं, या फिर एक तरह से विपक्ष भी एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर जिसकी सत्ता है वो सही से काम नहीं करता है तो विपक्ष उससे सवाल जवाब कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, विपक्ष होना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे, देखो विधानसभा में जो बहस होती है उसकी डिटेल मैंने नहीं ली है, छोटी सी चीज़ें बता देती हूँ मैं इसके बारे में। तो देखो विधायक जो होते हैं विधानसभा में बैठते हैं, वाद विवाद होता है और अनेक मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं। और विधायक जो अपनी राय भी व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सुझाव भी देते हैं, मतलब अगर उनको कोई सुझाव देना है तो वो भी देते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है पानी की कमी पर चर्चा। देखो पानी की कमी है अगर कहीं पर तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये किसी विधायक के स्टेट में, मतलब विधायक की जगह पर अगर कोई पानी की कमी की समस्या है तो उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, उनको सुझाव भी मिलेगा, या फिर सुझाव कोई देना होगा तो सुझाव दे देंगे। तो काम कैसे होता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, शासन की कार्यप्रणाली। सरकार का काम केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। तो सरकार के काम को प्रभावित करने में अन्य माध्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं समाचार पत्र भी इसमें शामिल हैं, टीवी चैनल भी इसमें शामिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा अक्सर जो मंत्री होते हैं वो अपने जवाब देते हैं, जैसे कि जनता कोई सवाल पूछती है तो। इसके अलावा जो ये मुख्यमंत्री या फिर मंत्री होते हैं ये अपने अपने मतलब जहाँ पर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम पता चलती है तो वहाँ पर ये दौरा करते हैं, मतलब विजिट करते हैं वहाँ पर। और कोई परेशानी होती है तो जैसे भाई कोई दिक्कत आ जाती है अगर, तो मुआवजे की घोषणा इन्होंने करी, मतलब जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है कहीं पर तो वहाँ पर भी ये मुआवजा भी देते हैं। और समिति भी गठित करते हैं जांच के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुई दुर्घटना, क्या हुई। तो इस तरह से ये भी काम इनका होता है। तो कोई भी देख सकता है कि जो सरकार है विभिन्न स्तरों पर काम करती है, सरकार के कामकाज में विभिन्न इस काम शामिल हैं। तो जो है विभिन्न विभागों के माध्यम से काम करते हैं, शिक्षा विभाग या फिर भैया कह सकते हैं हम स्वास्थ्य विभाग, तो तरह तरह के विभाग होते हैं। तो विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर देना इनका काम होता है। और अन्य माध्यमों पर भी प्रतिक्रिया देनी होती है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर समाचार पत्र के माध्यम से, किसी भी तरह से। और समस्या से निपटने के लिए कानून बनाना भी इनका काम होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? वैसे इसमें राज्यसभा की बात नहीं हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो कर लेते हैं। विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें उसमें डिटेल में बता दूंगी। किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र सरकार का ये हिस्सा होते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राज्यसभा में ये राष्ट्रपति करते हैं। ये भी उसी का क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट पार्ट का, कोई बात नहीं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो वोटिंग होती है हर क्षेत्र का, एक सदस्य चुना जाता है, तो एमएलए कहलाते हैं ये, शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो ये हैं 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है उसके विधायकों द्वारा होता है। विधायक अपने में से किसी को मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसमें बेसिकली बात करेंगे जेंडर्स के बारे में, जो चीज़ें देखी जाती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह, वो सब देखने को मिलेंगी इसमें। तो लड़के लड़कियों की बात करें तो ये किसी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उसी से हम पहचानते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है।
तो सामाजिक दृष्टिकोण जो है उसी के हिसाब से ही डिसाइड होता है और उसी के हिसाब से व्यवहार भी होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लड़कों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। समानता की बात करें तो महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग तरह से समाज सम्मान देता है। तो महिलाएं जो भूमिका निभाती हैं, वो जो काम करती हैं, तो उनको जो है पुरुषों से कम महत्व दिया जाता है उनके काम को। मान लो एग्जाम्पल ले लें, पुरुष जो हैं बाहर कमाने जाते हैं और महिलाएं जो हैं घर में काम करती हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो महिला घर में काम करेगी वो हालांकि वो पूरे दिन काम करेगी, लेकिन उसके काम को वैल्यू नहीं की जाएगी, जबकि पुरुष के काम को वैल्यू किया जाएगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल होगा क्योंकि इसमें जो है इतना डिफरेंस आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। हम दो एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक तो सामोआ द्वीप 1920 के दशक में, और एक हम एमपी का एग्जाम्पल लेंगे, मध्य प्रदेश का, हमारे ही देश का। तो ये जो सामोआ है ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह होते हैं वही पानी में एक छोटा सा ज़मीन का पार्ट होता है, पानी से चारों तरफ से घिरा रहता है, और समूह है ये। तो समूह कई सारे द्वीप इसमें होंगे, एक होता है तो द्वीप कहते हैं बस। तो इसमें एक हमने वो किया, रिसर्च हुआ एक इसमें समाज में किस तरह से रहते हैं लड़के लड़कियां। तो 1920 की रिपोर्ट है। बच्चे इसमें स्कूल नहीं जाते थे, कई तरह की चीज़ें सीखते थे कि घर की देखभाल कैसे करें, घरेलू काम कैसे करें, और बचपन में अलग अलग समय पर अलग अलग बातें ये सीखते थे। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है, देखो ऑस्ट्रेलिया के इधर है। इसमें होता क्या था, जैसे ही बच्चा चलने लगता था उनकी देखभाल उनके बड़े भाई बहनों द्वारा की जाती थी। 9 साल के जो लड़के होते थे उनको मछली पकड़ने और नारियल लगाने जैसे काम में लगा दिया जाता था, और जो लड़कियां थीं उनको छोटे बच्चों की देखभाल करना और वयस्क लोगों के लिए काम करना। तो इन लड़कियों का ये काम था। तो लड़कियों को 14 वर्ष की उम्र के बाद बहुत अधिक स्वतंत्रता मिलती है इस जगह पर, उस टाइम पर। और मछली पकड़ने के दौरे पर गए, वृक्षारोपण में काम किया, टोकरी बुनना सीखें, ये सब काम जो है लड़कियों को करने का अधिकार था। विशेष खाना पकाने के घरों में पकाया जाता था, ये घर बने हुए होते थे इसके लिए। कक्षा 6 से बात करें, सॉरी ये हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखो हमने सामोआ द्वीप के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे कैसा था। वहाँ पर लगभग लड़के लड़कियों को समान नज़रों से देखा जाता था, मतलब इक्वलिटी थी एक तरह से। बात करें अगर हमारे देश की, मध्य प्रदेश की, और वो भी 1960 की, तो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिलता था। कक्षा 6 से क्या होता था, लड़के लड़कियाँ अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों का जो स्कूल होता था इसमें एक आंगन होता था और बाहर से एकांत में मतलब ये रहता था, और जो मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकांत में होता था। और इनको खेलने के लिए परमिशन अंदर ही थी, बाहर नहीं जा सकती थी। लड़कों का जो स्कूल था इसमें ऐसा कोई आंगन नहीं था, और स्कूल से जुड़ी हुई इनकी बड़ी जगह थी। लड़के जो हैं सड़क पर ऐसे ही घूम फिर सकते थे, और कह सकते हैं हम लड़के जो है सड़क का उपयोग खेलने के लिए, बेकार में आसपास खड़े होने के लिए, साइकिल दौड़ाने के लिए करते थे। लेकिन जो लड़कियां हैं वो किसी मकसद से ही चलती थी सड़कों पर। अगर उन्हें कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर घर जाना हो, तो इस तरह से जा सकती थी, और समूहों में जाती थी। अकेले जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि उन्हें छेड़े जाने का डर रहता था या फिर हमला होने का डर रहता था। तो बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता था। बड़े होने के अलग अलग तरीके होते दोनों के, और दोनों के बीच अंतर समाज स्पष्ट रखता था। और हर क्षेत्र में बच्चों को यह बताने का तरीका कि उनका वह अलग भविष्य होगा। मतलब लड़कियों को अलग से बताया जाता था कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, लड़कों को अलग बताया जाता था। जैसे लड़कियों को कोमलता से बात करनी है, लड़कों को सख्त होने की ज़रूरत है। लड़के रोते नहीं हैं, या फिर काम में डिफरेंस, जैसे कि लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कों को बाहर के काम करने हैं। इस तरह से डिफरेंस मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखा जाता था। अब इसके अलावा हम बात करेंगे हाउस वर्क की वैल्यू, क्योंकि बहुत जगह पर वैल्यू नहीं की जाती है जो घर का काम होता है। बहुत सारे लोगों के लिए गृह कार्य वास्तविक कार्य नहीं है, कोई काम नहीं मानते हैं इसको। दुनिया भर में जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं, देखभाल करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखती हैं। घर के भीतर जो काम करती हैं उनके काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, और महिलाओं की ये जिम्मेदारी समझी जाती है कि तुम्हें घर का काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस काम का पैसा भी नहीं मिलता है, और ना ही समाज इसके ज़्यादा महत्व देता है। कस्बों और शहरों में घरेलू कामगार काम करते हैं। देखो गाँव में ज़्यादातर वो देखने को मिलेगा महिलाएँ ही काम करती हैं घर में, लेकिन कस्बों और शहरों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो लेडीज़ होती हैं वो वर्किंग होती हैं। तो इसलिए जो घरेलू कामगार होते हैं वो काम करके जाते हैं घर पर, ये सब घर के काम वो कामगार ही करते हैं।
तो महिलाओं, लड़कों, लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। और ये जो घरेलू कामगार होते हैं इनकी मजदूरी भी कम होती है और मेहनत काफ़ी होती है। घर का काम काफ़ी कड़ी मेहनत का होता है और बहुत से कामों में इनमें जो फिज़िकल वर्क है वो काफ़ी रहता है, जैसे कि पानी लाना। जो गांव की औरतें होती हैं उनको लकड़ियाँ मिलानी पड़ती हैं, चूल्हा जलाते हैं। और बाकी जो काम है ये सब सफाई के, झाड़ू लगाने, ये सब झुकने के होते हैं, सामान उठाने के होते हैं, तो बहुत हैवी ये वर्क हो जाता है। गर्म चूल्हे के सामने लंबे समय तक खड़े रहना, देखभाल करने वाला, तो मतलब गर्म चूल्हे के सामने लंबे समय तक खड़े रहना, मान लो गर्मी का वक्त है तो काफ़ी ये टफ हो जाता है। तो डोमेस्टिक वो जो वर्कर्स हैं उनके साथ ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब कुछ होते हैं जो लोग अपने घर का भी ये काम करते हैं, कुछ लेडीज़ जैसे दूसरों के घरों में काम करती हैं तो वो बाहर का काम भी करती हैं, तो उन पर तो काम का ज़्यादा बोझ हो जाता है, काम के ज़्यादा घंटे भी हो जाते हैं, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है उन महिलाओं पर जो अपने घर का भी काम करती हैं और बाहर भी करने जाती हैं। तो बाकी अगर बात करें इन लोगों की, तो किस तरह से आप इसमें आंकड़ा देख सकते हैं, स्टेट दिए हुए हैं 2, और किस तरह से वुमेन काम करती हैं, किस तरह से मैन काम करते हैं और किसके काम को कितनी वैल्यू दी जाती है। इधर आपको विमेन का मिल जाएगा, इधर मैन का मिल जाएगा। तो डेटा ये आप देख लेंगे। महिलाओं का काम और समानता, महिलाओं पुरुष के बीच जो है असमानता बड़ी कड़ी है। तो समानता स्थापित करने के लिए सिर्फ ये व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक तौर पर नहीं इस समस्या निपटा जा सकता, शासकीय स्तर पर भी निपटना होगा। कहने का मतलब है कि संविधान में ही इसके कुछ प्रावधान होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में लिंग भेद बहुत अभी मौजूद है। वैसे तो संविधान में काफ़ी प्रावधान है इसके लिए। तो महिलाओं के काम का जो है दोहरा बोझ आप देख सकते हैं। जो महिलाएं वर्किंग होती हैं उनको बाहर भी काम करना होता है और घर पर भी उन्हें काम करना होता है। बात करें सॉल्यूशन की, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे काम जो हैं, मतलब काफ़ी सारे कदम हैं जो उठा रही हैं इसके लिए। जैसे कि सरकार ने देश के कई गाँवों में आंगनवाड़ी और बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे कि महिलाओं के लिए जो थोड़ा सुविधा रहे। आंगनवाड़ी में क्या होता है, छोटे बच्चे जाते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, तो काफ़ी घंटे वो वहाँ पर बिता लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी सुविधा महिलाओं को मिल जाती है। शहरों में बाल देखभाल केंद्र आपको मिल जाएंगे, जिन्हें क्रैच सेंटर हम कहते हैं। और सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें कि कुछ संगठनों के लिए जिनके पास 30 से अधिक महिला कर्मचारी हैं उनके लिए क्रैच सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी है, जहाँ पर कि बच्चों को पूरे दिन भर के लिए रखा जाता है। तो क्रैच सेंटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी, तो यहाँ पर बच्चे जाते हैं और थोड़ा पढ़ते भी हैं और उनको खाना वगैरह भी वहाँ पर मिलता है। गोल नंबर 5 जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जेंडर इक्वेलिटी। क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। अगर हम चर्चा करना चाहते हैं कक्षा में लिंग इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर पैरिटी भी इसको कहा जाता है, तो हम क्या विषय चुनेंगे? तो हमें चुनना चाहिए श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें सही रहेगा। ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं, क्योंकि देखो श्रम की अगर महत्ता हम बता रहे हैं तो श्रम की महत्ता स्त्री पुरुषों दोनों के लिए ही है। अगर पुरुष बाहर काम करते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही इक्वल काम कर सकते हैं बाहर। और अगर बात करी जाए गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व की, तो दोनों का ही उत्तरदायित्व होता है। गृह व्यवस्था में जितनी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है उतनी ही पुरुषों की भी होती है, तो दोनों ही अगर करें तो ये समानता के अंदर आ जाएगा। समानता तभी कहलाएगी जब दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करें इन दोनों कामों में। 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया। इसमें हम विभिन्न औरतों के बारे में जानेंगे, किसने किस तरह से समाज को एक एग्जाम्पल सेट किया। महिलाएं जो हैं इन्हें कम नौकरी के अवसर मिलते हैं, समाज में भी इतनी अच्छी इनकी वो नहीं होती है पोजीशन, और कोई तकनीकी नौकरी जो है ज़्यादातर इनको मिलती नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि लड़कियां काबिल नहीं होती हैं, पहले ऐसा कहा जाता था, अभी काफ़ी विचार बदल गए हैं। तकनीकी नौकरी की अगर बात की जाती थी, अगर सोचा जाता था उसके बारे में, तो किसी पुरुष का जिक्र आता था। अब जैसे हम कहें कि कोई इंजन ड्राइवर है, तो इंजन ड्राइवर से किसका नाम आपके मतलब किसकी तस्वीर आपके सामने आएगी? एक पुरुष की। जबकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं भी इंजन ड्राइवर हो सकती हैं। अभी हम आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसका। तो देखो एक स्टीरियोटाइप है या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो लड़कियां हैं उनके जो परिवार द्वारा विवाह को उनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जैसे लड़की बड़ी हुई या फिर बचपन से ही मैं कहूँ विवाह को ही देखा जाता है कि ये इतनी उम्र की हो जाएगी तो इसकी शादी कर देंगे, और उसके बाद भी लड़कियों को ज़्यादातर यही फेस करना पड़ता है।
अवसर की कमी उन्हें मिलती है घर से ही, परिवार से ही, और यही उनके लिए एक तरह से भेदभाव होता है। तो विमेन से जो है कठोर अपेक्षाएं होती हैं, और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो पहले से ही बने होते हैं, और उनको हम कहते हैं एक दबाव की स्थिति होती है। वैसे तो दबाव दोनों पे ही होता है, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी, लेकिन लड़कियों पर जो दबाव होता है वो ये होता है कि उनको ज़्यादातर घर के कामकाज में ही उनको लगाया जाता है। अगर बात की जाए, अगर हम कहें कि हमारा दोस्त कोई इंजन ड्राइवर है, तो आप क्या सोचेंगे? किसी मैन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टीरियोटाइप है किसी एक लड़की ने तोड़ा है, उसकी हम स्टोरी देख लेते हैं, लक्ष्मी लाकरा की। लक्ष्मी लाकरा झारखंड में गरीब आदि परिवार से हैं और उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। तो इन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा कि इंजन ड्राइवर सिर्फ एक लड़का ही हो सकता है। गरीबी इन्होंने काफ़ी देखी करीब से, और सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, परीक्षा इन्होंने पास करी इससे रिलेटेड जो इंजन ड्राइवर के लिए होती है। तो इनको चुनौतियों से खेलना काफ़ी पसंद है। तो बाकी ये वो चैलेंजेस जिसमें होते हैं वो काम करना पसंद करती हैं। अब देखते हैं हम लर्निंग फॉर चेंज। देखो बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, इसमें नई बात क्या है? आज तो नई बात नहीं है, लेकिन पहले नई बात थी। अगर पास्ट की बात करें तो ऐसा नहीं था हमेशा से, क्योंकि जो महिलाएं थी उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, स्कूल नहीं भेजा जाता था उनको। स्थिति कैसे बदली आई जानते हैं आगे। तो कई सारी चीज़ें आई, जैसे कि स्कूल प्रचलन में आए, कई समुदाय शिक्षा प्राप्त करने लगे, और धीरे धीरे लड़कियों के लिए स्कूल खुले, महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। जैसे पहले लड़कियों के स्कूल नहीं होते थे, दोनों के एक जगह ही होते थे, लड़की लड़कियों के। फिर समस्याएं देखते हुए लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए जाने लगे। तो ये सब चीज़ें हुई जिसके कारण से थोड़ा सा विकास हुआ, महिलाओं की शिक्षा में थोड़ा सुधार हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, कुछ महिलाओं ने किस तरह से लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। रमाबाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये कभी स्कूल नहीं गई, अपने माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीख गई, उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। अब स्कूल नहीं गई हैं लेकिन फिर भी पंडिता की उपाधि। क्यों? क्योंकि संस्कृत पढ़ लिख सकती थी, इसलिए पंडिता की उपाधि दी गई, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पे, जबकि स्कूल नहीं भेजते थे लड़कियों को। वह 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित करने के लिए गई, जहां उन्होंने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल साक्षर बनाने के लिए बल्कि स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। बड़ीगिरी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस चलाने तक के कई हुनर सिखाए गए। तो देखो विधवाओं से रिलेटेड जो काम इन्होंने किए उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटिंग प्रेस का देख सकते हैं आप सीन। तो ये हैं रमाबाई। फिर हम बात करें राजसुंदरी देवी की। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। तो ये एक भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली ज्ञात आत्मकथा है। तो राजसुंदरी देवी जमींदार के परिवार की एक गृहिणी थी। उस समय समझा जाता था कि महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखा तो पति के लिए बुरी किस्मत लाएंगी और विधवा हो जाएंगी। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बाद बहुत समय बाद मतलब चुप चुप कर इन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया। वर्णमाला सीखने के बाद राजसुंदरी देवी चैतन्य भागवत पढ़ पाई, और लेखन के माध्यम से उन्होंने दुनिया को उन दिनों महिलाओं के जीवन में पढ़ने का मौका दिया। मतलब इन्होंने मतलब उस टाइम पर इतनी कठिन परिस्थितियाँ होते हुए भी पढ़ना सीखा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे, चैतन्य भागवत ये पढ़ पाई, और इन्होंने क्या किया, ये लिखी आत्मकथा आमार जीवन। तो ये देख सकते हैं आप इसका व्यू किताब का। इसके अलावा दूसरे एक और एग्जांपल देखिए, रुकैया सखावत हुसैन, लेडी लैंड का उनका सपना। तो ये एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और जानती थी कि उर्दू कैसे पढ़ना और लिखना है। अंग्रेजी और बांग्ला सीखने से इनको रोका गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। फिर भी मतलब रोका गया उनको, फिर भी इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, अंग्रेजी और बांग्ला। फिर ये लेखक बन गई और सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक से एक कहानी लिखी, और लेडी लैंड की जो अवधारणा है वो यहीं से आई है। तो कई स्टोरीज हमने देख ली हैं, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे, समझ नहीं आया होगा तो। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की क्या कंडीशन है देख लेते हैं। लड़के और लड़के दोनों स्कूल जाते हैं, फिर भी शिक्षा में अंतर देखने को मिलता है। देखो जनगणना की बात करें तो जनगणना में 1961 में जो साक्षरता दर थी 40% तो लड़के थे साक्षर, और पुरुष जो थे लड़के और पुरुष दोनों ही शामिल हैं इसमें, और ये होते हैं 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के।
जो कि साक्षर दर में शामिल होते हैं। 15% लड़कियां और महिलाएं हैं। तो देखो कितना अंतर है, 40% और 15%। 1961 की बात हो रही है, कितना अंतर था पहले। 2011 की बात करें तो 82% लड़के और पुरुष और 65% लड़के और महिलाएं। मतलब अगर देखे जाए तो पुरुष समूह का जो प्रतिशत है अभी भी महिला समूह की तुलना में अधिक है। अंतर अभी दूर नहीं हुआ है, हालांकि कह सकते हैं कम हुआ है पहले से, लेकिन दूर नहीं हुआ है अभी भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, ये गोल है हमारा। और इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, देखो स्कूल ड्रॉप आउट, मतलब जो बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं उसका आंकड़ा दिया हुआ है। प्राइमरी में कितने, अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 में कितने, और 9 से 10 में कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पर सभी का आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर एससी का दिया हुआ है, एससी कैटेगरी का, यहाँ पर एसटी कैटेगरी का, बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल, यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स टोटल, और यहाँ पर भी इस तरह से ही आप आंकड़ा देख सकते हैं। तो अगर देखें तो ये 2014-15 का आंकड़ा है जो कि ड्रॉप आउट दिखाता है, कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको आंकड़ा मिलेगा दलित लड़कियों का और आदिवासी पृष्ठभूमि से जो लड़कियां शामिल हैं, यानी एससी और एसटी में जो लड़कियां शामिल हैं उनका ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है। तो इनका ड्रॉप आउट ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। और वजह क्या है, वजह भी जानेंगे। देखो कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो गरीबी हो सकती है, गरीबी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक हैं, और साधन भी नहीं होते हैं। विद्यालय लोगों के घरों के पास नहीं है, तो होता क्या है कि वैन या फिर बस जैसे साधन नहीं होते हैं। कई परिवार बहुत गरीब हैं तो अपने बच्चों का खर्च नहीं उठा पाते, और लड़कों को जो है वरीयता मिलती है तो लड़कियां पीछे रह जाती हैं। कई बच्चे स्कूल इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि शिक्षक और सहपाठी जो उनके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ भेदभाव होता है, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने देखा था। तो जो दलित लड़कियां और महिलाएं हैं, जो दलित लड़कियां हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा हैं जिनका, उनका इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो गरीब हैं और दलित परिवार से संबंधित है, तो उनके साथ भेदभाव काफ़ी देखा जाता है। तो महिला आंदोलन की बात करेंगे तो महिलाओं और लड़कियां इनकी बात करें तो अब उस स्थिति में काफ़ी सुधार आया पहले से। महिला आंदोलन जो है व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर महिलाओं ने इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे अधिकार लड़कियों को मिल गए हैं, अभी तो वैसे मिले नहीं पूरी तरह, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मिले हैं। तो पूरे देश में भागीदारी इनकी देखी जा सकती है। तो कई पुरुषों ने भी इनका समर्थन किया है महिला आंदोलनों का, अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करते हुए चला है, जैसे कि अभियान चले हैं, जागरूकता बढ़ाई है, विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो अभियान जो होते हैं ये भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे ही इन सब के चलते 2006 में जो है घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना, और 1997 की बात करें सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर और शिक्षण संस्थानों के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, और दहेज हत्या के खिलाफ भी कानून बना। तो ये सभी हम देख सकते हैं, ये अभियानों का नतीजा है जो कि कानून बनाए गए। इसके अलावा एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो बालिका शिशु की देखभाल के लिए, क्योंकि कुछ लोग लड़कियों को जो है गर्भ में ही मार देते हैं, तो इसके लिए चला गया। तो ये शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। शुरुआत का लोकेशन पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू हुआ। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाना, इस आंदोलन की बात करें तो महिला के अधिकारों के मुद्दों पर जनता में जागरूकता लाना है। इसके लिए इन्होंने गीत गाए, नुक्कड़ नाटक किए, जनसभाएं की, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा विरोध किया गया। तो आवाज़ उठाते हैं, जैसे किसी भी अपराध के लिए कोई कानून या नीति उनके हितों के खिलाफ काम करती है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसमें शामिल है रैलियाँ करना या फिर प्रदर्शन करना, बंधुत्व व्यक्त करना, जैसे किसी के साथ भाई कोई ज्यादती होती है, कोई किसी के साथ अपराध होता है तो उसके लिए सब लड़कियां महिलाएं जो है मिलजुल कर आती हैं, तो ये भी एक तरीका होता है महिला आंदोलन का। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो ये होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर ही विचार विमर्श नहीं किया, बाकी इन्होंने बाकी ग्रंथों पर भी विचार विमर्श किया। इसमें ये टॉपिक आया नहीं है, हो सकता है आगे आए, तो कुछ टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, राजसुंदरी देवी कृत अमर जीवन।
रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि गरीबी है और सामाजिक भेदभाव उनके साथ होता है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली संचार माध्यमों से रिलेटेड है। तो इसमें हम मीडिया के बारे में जानेंगे। तो मीडिया और हम किस तरह से कनेक्टेड हैं, इसके बारे में भी इसमें हम जानेंगे। तो देखो, संचार के विभिन्न तरीके हैं और जिनका कि हमारी डेली लाइफ पे जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें हम मेलों की, जैसे जो स्थानीय मेले होते हैं, भाई लोकल जो फेयर होते हैं, उनमें स्टॉल से लेकर के टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, इन सभी को हम मीडिया कह सकते हैं। तो मीडिया जो है हमारा माध्यम का बहुवचन रूप है। जो माध्यम है मतलब जैसे किसी माध्यम से हम किसी चीज़ तक पहुंचते हैं, वही है। तो ये माध्यम का बहुवचन रूप है मीडिया। और माध्यम होता क्या है? माध्यम होता है जो विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं किसी भी तरह से, तो वो माध्यम कहलाता है। अब मीडिया जो है वो संचार के सभी माध्यम जो होते हैं उनको ही हम मीडिया कहते हैं, और इसे जो है जनसंचार माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये देख लेते हैं। जैसे टीवी, रेडियो और जो न्यूज़पेपर होते हैं, ये मीडिया का ही एक रूप होते हैं, और जो कि देश और दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचता है। तो लोगों तक जो पहुंचते हैं ये, तो इसी वजह से इनको जनसंचार माध्यम कहते हैं। जन मतलब लोग हो गए, तो इसीलिए इसको जनसंचार माध्यम कहते हैं। तकनीकी परिवर्तन इसमें क्या होता है मीडिया में? देखो, और बात करेंगे तकनीकों की, तो हमारे पहले तो देख लेते हैं कि मीडिया का जो है हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। और जो अभी आधुनिक मीडिया आप देखें और पहले की जो मीडिया देखें, उसमें काफ़ी फ़र्क आपको मिलेगा। पहले तो हमें सिर्फ न्यूज़पेपर से न्यूज़ मिलती थी, समाचार मिलते थे, या फिर पत्रिकाओं के माध्यम से न्यूज़ मिलती थी। लेकिन अभी हमें टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी न्यूज़ मिलती है। तो समय समय पर इसमें क्या हम कह सकते हैं कि तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं। तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोग तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की तकनीकों का जो है प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी देखो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दो तरह की मीडिया शामिल है। प्रिंट मीडिया में होते हैं ये प्रिंटेड चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉनिक में होती हैं आपकी यही ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें शामिल होते हैं टीवी और रेडियो हो गए। रेडियो को आप सुन सकते हैं, टीवी को आप देख और सुन दो सकते हैं। तो अब क्या होता है, ये मीडिया जो है, अब आज के टाइम में जो मीडिया देखोगे आप, वो और ज़्यादा तकनीकी उसमें उन्नति हो चुकी है। तो जैसे तकनीकी को अगर हम उन्नत लेवल पे विकसित करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद होती है इससे। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें सुधार होते रहते हैं। जैसे कि आवाज़ में और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जैसे कि आप देखें, जो पहले के टाइम में जो टेलीविज़न यूज़ होते थे, वो ब्लैक एंड वाइट आते थे, उनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अभी आप देखें तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब LED आ गई हैं, और उनको आप दीवार पर भी टांग सकते हैं। दूसरा, उनकी जो आवाज़ है वो इस क्वालिटी है, और जो उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जबकि पहले तो सिर्फ चित्र दिख जाए, वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसी तरह से क्या है, इन चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो टेलीविज़न का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो इस तरह से तकनीक जो है हमारी सोच में भी बदलाव लाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ पुरानी तकनीकें यहाँ पर। तो पहले किस तरह से मीडिया हमारे सामने था, टेलीविज़न, पहले का टेलीविज़न देख सकते हैं आप, और ये टाइपराइटर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पहली बार देखो जो प्रिंट हुई थी, ये पहली शीट बाइबल की प्रिंट हुई थी, गुटेनबर्ग ने की थी ये। आगे देखें तो संचार माध्यमों के बारे में और अगर हम जानें, तो संचार माध्यम जो है एक तरह से टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड है, और विभिन्न तकनीकें जो बड़े पैमाने पर जनसंचार उपयोग करती हैं वो काफ़ी महंगी हैं। जो मीडिया जो यूज़ करती हैं तकनीकें, टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी महंगी हैं और जिसमें कि काफ़ी खर्चा होता है। जैसे कि एग्जांपल लें हम, जैसे स्टूडियो होता है उनका, जहाँ से ये न्यूज़ वगैरह टेलीकास्ट करते हैं, तो उसमें लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो ये सब जो है एक तरह से टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट हम करते हैं तो उसमें खर्चा भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी से काम चल जाएगा।
तो अब नई तकनीकें आती रहती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है आप देखें तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, नए सुधार आते रहते हैं। तो इसी वजह से परिवर्तन जो होते हैं उसके कारण इनके प्राइस भी बढ़ते हैं। तो अब देखो ये इतना खर्चा तो करते हैं, जनसंचार या फिर मीडिया की बात करें तो मीडिया में आप देखें कितने सारे न्यूज़ चैनल्स आपको आजकल दिख जाएंगे। अब ये पैसे तो इसमें लगा देते हैं, इसमें खर्चा करते हैं नई टेक्नोलॉजी में, लेकिन इनको पैसे कैसे मिलते हैं? पैसे ये लगाएंगे क्यों? तो जब मिलेंगे तभी तो लगाएंगे पैसे। तो इनको पैसा मिलता है एक तो विज्ञापन के माध्यम से। कई सारे तरीके हैं इनके धन कमाने के। एक तो विज्ञापन, जो कि टीवी में देखा होगा आपने, आप कोई भी प्रोग्राम देखें उसमें बीच में ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट जो आता है उससे इनको पैसे मिलते हैं। तो अब देखो इनको इससे पैसे कैसे मिलते हैं विज्ञापन से। अब आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी चैनल, तो उसमें देखो एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये के बीच पड़ता है। तो मतलब चैनल जितना लोकप्रिय होगा उस पर जो विज्ञापन का जो मूल्य है वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विज्ञापन का जो मूल्य है किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है चैनल की लोकप्रियता पर। देखो जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें जो हमारे सरकारी काम होते हैं तो मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचते हैं। तो अब जब ये पहुंचते हैं तो क्या ये बहुत बड़ी शक्ति नहीं है मीडिया? तो जब ये बहुत बड़ी शक्ति है, अब जो गवर्नमेंट काम करती है उसकी जानकारी ये लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि क्या कि ये एक संतुलित जानकारी प्रदान करे। ऐसा ना हो कि बायस होके जानकारी दे, मतलब सरकार के पक्ष में बात करे या फिर जनता के पक्ष में बात करे, तो किसी भी तरह से नहीं, बल्कि संतुलित जानकारी प्रदान करे ये। तो नागरिक इसके आधार पर सरकार की जानकारी रख सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अगर मीडिया सही न्यूज़ देगी तो जनता भी उसी हिसाब से अपना एक्शन लेगी कि उसे विरोध करना है, क्या करना है, या फिर अभियान करना है, या फिर सरकार पर दबाव डालना है। अगर मीडिया के थ्रू जनता को सही नॉलेज मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, तो जनता उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगी। तो संतुलित मीडिया है क्या? संतुलित मीडिया होती है वो एक संतुलित रिपोर्ट दे जो कि किसी विशेष कहानी या फिर बिंदुओं पर चर्चा करती है और पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए छोड़ दे। वो कैसे? कि ऐसा ना हो जैसे कोई घटना हो गई और उसमें वो किसी गलती बताने लगे कि इसमें तो सरकार की गलती है या फिर इसमें तो इसकी गलती है। वो गलती खुद ना बता करके वो जो देख रहे हैं दर्शक उनको वो राय बनाने दे, ना कि खुद राय दे। बस उसका काम है समाचार जनता तक पहुंचाने का, तो बस वो काम करे, ना कि अपनी राय बताए जनता को। तो एक स्वतंत्र मीडिया की भी आवश्यकता है। स्वतंत्र मीडिया किसी को भी समाचार की कवरेज को नियंत्रित और प्रभावित नहीं करना चाहिए। यानी स्वतंत्र मीडिया की यहाँ पर बात हो रही है, जो मीडिया न्यूज़ दे रहा है, कवरेज दे रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण अगर नहीं है तो वो होती है स्वतंत्र मीडिया। लेकिन आज ये एक सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में मीडिया स्वतंत्र है? तो मीडिया पर कई तरह से नियंत्रण रहता है। अभी हम आगे जानेंगे आवश्यकता और महत्व इसका। तो देखो संचार माध्यम के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, मान लो न्यूज़ में कोई दिखा रहे हैं, अब मान लो जैसे ये लिंचिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि उसने गाय मार दी किसी इंसान के लिए, क्या कहते हैं, जैसे उसने गाय मार दी, मतलब मैं एक तरह से आपको बता रही हूँ कि कैसे अफवाह फैलती हैं या गलत न्यूज़ फैलती हैं। तो अब देखो उस इंसान ने भले ही कुछ ना करा हो, ठीक है, अब लोग क्या सोचेंगे, इसने गाय को मार दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, भीड़ पूरी इकट्ठी होकर के उस इंसान को क्या करते हैं, जान से तक मार देते हैं। वैसे तो पीटते हैं बहुत बुरी तरह से, वो इतना पीटते हैं कि वो उसकी जान तक चली जाती है। तो ऐसा क्या होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मीडिया गलत जानकारी देगा तो लोग क्या करेंगे, उसी के आधार पर ही नागरिक के रूप में कार्रवाई करेंगे। मान लो अगर सरकार का ही एग्जांपल ले, सरकार के बारे में भी कुछ न्यूज़ है अगर, तो जो जैसी न्यूज़ मिलेगी मीडिया के थ्रू जनता उसको ही सच मानती है। तो इसलिए मीडिया का ये दायित्व बनता है कि उसकी जानकारी जो है विश्वसनीय और तटस्थ हो, मतलब किसी के साइड में ना हो, किसी के साथ वो ना हो मीडिया, वो बस एक संतुलित रिपोर्ट दे। तो क्या मीडिया वास्तव में स्वतंत्र है? अगर बात की जाए स्वतंत्रता की तो इसमें चैलेंजेस हैं काफ़ी, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, और ये 2 कारणों से है। देखो एक तो सेंसरशिप के माध्यम से नियंत्रण, तो गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता है मीडिया के ऊपर। तो देखो अगर बात की जाए फिल्मों की, तो फिल्मों पे तो सेंसरशिप पूरी तरह रहती है। लेकिन अगर दूसरी बात करें हम समाचार कवरेज की, तो समाचार कवरेज पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रहता, वैसा नियंत्रण रहता है। तो इस तरह का देखो ये सेंसरशिप का जो उदाहरण हम देखें, ये इमरजेंसी जब लगी थी इस टाइम पर, तो पूरी तरह से सेंसरशिप थी इस पर, मीडिया पर। तो इस तरह से कभी भी सरकार का जो कंट्रोल है वो मीडिया पर आ जाता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंसरशिप जो है कभी भी मीडिया पर लग सकती है सरकार के द्वारा, और वैसे तो नज़र सरकार की बनी ही रहती है। तो देखो सरकार की जो सेंसरशिप है उसकी अनुपस्थिति के बावजूद, अनुपस्थिति इसलिए क्योंकि पूरी तरह से सेंसरशिप नहीं लगी है न्यूज़ पर कि क्या मीडिया को दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो उसके बावजूद भी जो मीडिया है संतुलित जो रिपोर्ट है वो देने में विफल रहता है। और इसका दूसरा कारण भी है, क्यों? क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित होती है वो। व्यापारिक प्रतिष्ठान क्या है? बिजनेस हाउसेस, जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, जैसे बिजनेस हाउसेस हैं, तो वो क्या करते हैं, वो न्यूज़ चैनल लिए रखते हैं। उनका जो पूरा जो रिकॉर्ड है वो उनके पास रहता है, या फिर वो खरीद के रखते हैं उनको। तो जो रन कराते हैं न्यूज़ चैनल वो उनके अंदर ही पूरा कंट्रोल रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमें दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है। ऐसे ही राजनीतिक संबंध या फिर विज्ञापन। अब देखो विज्ञापन अगर हमें किसी से लेना है, मान लो कोई बहुत बड़ा हमें रकम देता है, मीडिया को कोई बड़ी रकम देता है, तो अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा होगा तो मीडिया उसके खिलाफ नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसको मोटी रकम मिल रही है विज्ञापन के थ्रू। उससे जो एडवर्टीजमेंट की रकम मिल रही है, मीडिया उसे गंवाना नहीं चाहेगी और उसके खिलाफ कुछ कहेगी नहीं। तो इस तरह से तरह तरह के जो लोग हैं ये जो सब जो हैं ये बाधा बनते हैं मीडिया की स्वतंत्रता में। तो मीडिया के स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करना मीडिया के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मीडिया किसी मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे विवरण जो है रुचिकर हो जाएगा। मतलब कैसे? मान लो जो उनको लगता है कि व्यूवर्स जो है ये वाला न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मीडिया क्या करता है, उसी को आपको दिखाता रहेगा दिन भर। आपने देखा भी होगा आजकल। तो देखो किस तरह से कंट्रोल रहता है, पूरा सिस्टम दिया हुआ है। कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक हैं, ठीक है, इनके मालिक होते हैं ये, वो मैंने बताया था अभी आपको। उनको रन करने का जिम्मा जो होता है इनका ही होता है, बिजनेस हाउसेस का। तो ये क्या करते हैं, अपने जो है प्रोडक्ट्स का विज्ञापन देते हैं। तो संचार माध्यम जो है विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है। विज्ञापन जैसे देंगे तो आपको पता ही है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे खरीदते होंगे ऐड देख करके, तो ऐसे जो है दर्शक जो है प्रभावित होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, संचार माध्यम में देखकर उत्पाद खरीदते हैं, और तो पैसा उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चला जाता है। देखो इन्होंने ये रन कराए हुए हैं, रेडियो टीवी समाचार पत्र जो भी हैं चला रहे हैं, ये चैनल चला रहे हैं। तो लेकिन घूम फिर कर पैसा क्या आ जाता है, इन्हीं के पास आ जाता है जो ये पैसा देते हैं विज्ञापन के बदले। तो मीडिया वो खबर आपको दिखाएगा जिसमें लोग रुचि लेंगे, जबकि वो खबर नहीं दिखाएगा जो ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूल का वार्षिक समारोह, या सेलिब्रिटी के रूप में कोई स्टार आ गया, फिल्म स्टार आ गया, और मतलब उसमें स्कूल के वार्षिक समारोह में कोई स्टार आ गया तो उसका ही कवरेज दिखाते रहेंगे पूरे दिन। तो कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों को, भावनाओं को और कार्य को प्रभावित करते हैं। तो कई सारी चीज़ों पर इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारा जो ध्यान होगा वो इन्हीं जो आकर्षक चीज़ें हैं इनकी तरफ ही जाएगा। हमारा जो ज़रूरी चीज़ें उन पर ध्यान नहीं जाएगा। जैसे कि कोला पे के खिलाफ समाचार, तो एक बार ऐसी ये न्यूज़ थी, तो इस पे न्यूज़ ना दिखा करके मीडिया क्या करती है, अट्रैक्टिव चीज़ें हमें दिखाती है जिससे कि हम उसमें ही मतलब उसको ही देखें और इन्जॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कवरेज आए। अब देखो इसमें एजेंडा तैयार करने की बात हो रही है, मसौदा तय किया जाना। मसौदा किस लिए, कि सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। मीडिया का जो एजेंडा तय करना है वो कहा गया है कि सरकार तय करे, जो कि होता नहीं है। देखो एजेंडा तय करते समय मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है। देखो सकारात्मक तो है, कोला पे को कवर करने वाला समाचार होना चाहिए था। और नकारात्मक क्या है कि उन्होंने स्वच्छ पेयजल जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, और फैशन वीक जो होता है जैसे कि स्टार्स वगैरह का होता है, इस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट। तो सरकार को इस तरह से इनका एजेंडा सेट करना चाहिए कि क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है, तो सकारात्मक चीज़ों को ही मीडिया को दिखाना चाहिए। तो अब देखो टीवी से हम कितने प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बहुत समय टीवी चलता रहता है जो कि हमारी सोच को आकार देता है। तो टीवी पर जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं उनसे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब उसके बीच में भी विज्ञापन भी आते हैं। विज्ञापन देख करके अब मान लो कोई क्रीम के बारे में है, कोई सांवला इंसान है, तो वो क्या करता है, जैसे अब क्रीम के बारे में क्या बताया जाएगा कि ये आपको गोरा बना देगी इतने दिनों में। तो वो जो इंसान है जो उस चीज़ से जूझ रहा है वो क्या होगा, वो उसे ट्राई करने की ज़रूर सोचेगा। ऐसे ही और प्रोडक्ट्स की बात होती है, जिस चीज़ से जिस समस्या से हम ग्रसित होते हैं
तो हम क्या सोचते हैं, हमें इससे छुटकारा मिल जाए। अब जैसे ऐड में जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है चीज़ें, हम उनको सच मान लेते हैं और वैसे ही फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं। इस तरह से विज्ञापन का असर पड़ता है हमारी लाइफ पर। तो ऐसे ही बड़ा बाजार बन जाता है, इनका व्यापार हो जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो टीवी हमारे लिए क्या करता है और क्या कर सकता है? देखो, टीवी जो है दोनों तरह से हमारे ऊपर सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि संसार का अधूरा दृश्य ही ये हमें दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है। तो हम क्या है, उस टीवी की दुनिया को ही सच मान लेते हैं। तो हमें ऐसा एक्टिव व्यूअर बनना चाहिए जो कि कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे और सुने गए प्रसंगों का पर प्रश्न भी उठाए। तो ये जानकर कि मीडिया जो है छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेता है और जो साधारण लोग हैं उनके जीवन पर भी ध्यान नहीं देता है। तो कुछ लोगों ने अपना संचार माध्यम शुरू किया, लोकल समूह ने मिलकर के अपना संचार माध्यम शुरू किया। और इसका एक एग्जाम्पल है खबर लहरिया। तो इन्होंने ये पाक्षिक अखबार निकाला जो कि 15 दिनों में आएगा, और ये निकाला इन्होंने चित्रकूट यूपी से। तो ये 8 दलित महिलाओं ने निकाला, जिसमें कि इन्होंने दलित मुद्दों और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर स्थानीय भाषा में प्रकाशित ये करवाया। और स्थानीय भाषा क्या है वहाँ की? बुंदेली। तो ये चित्रकूट से निकाला। हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन्होंने एक अच्छा कदम ये उठाया। तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञापन। क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तो सामाजिक विज्ञापन क्या होता है? सरकार और निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनाती हैं जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो। बेसिकली ये पूरे समाज के लिए संदेश होता है, पूरी सोसाइटी के लिए संदेश होता है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पर दिया हुआ है असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित। मतलब सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, ध्यान से मतलब पार करें, सड़क वगैरह पार करें आप। तो इसमें दिया हुआ है सतर्कता ही सुरक्षा का आधार। इस तरह के विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अतिथि देवो भव। तो ये सभी के लिए होते हैं। ये जो विज्ञापन होते हैं ये सोसाइटी में सभी को संदेश देते हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसे विज्ञापनों को बोला जाता है सामाजिक विज्ञापन। और इनका देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सरकार और निजी संस्थाएं दोनों इनको चलाती हैं, दोनों ही बना सकती हैं इनको, ऐसा नहीं है कि सरकार ही बनाएगी। तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाशित मतलब कोई विवरण वगैरह छापना समाचार पत्रों वगैरह में, तो उसे कहते हैं प्रकाशित होना। सेंसरशिप होती है सरकार की उस अधिकार या शक्ति से जिसका कुछ विवरण प्रकाशित करने पर रोक लगा सकती है सरकार। प्रसारण होता है टीवी या रेडियो के कार्यक्रम जो कि बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है, प्रसारण कहलाता है। सार्वजनिक विरोध, जब लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर विरोध प्रकट करते हैं तो ये कहलाता है सार्वजनिक विरोध। इसमें शामिल होते हैं रैली, हस्ताक्षर अभियान, इस तरह से ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसमें हमारे ऑप्शन ए और सी सही होंगे। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। देखो विज्ञापक की बात हो रही है जिसने विज्ञापन दिया है, तो इसके दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं बनता, इसको हटा देंगे। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो केवल ए और सी सही है। फिर आ गया क्वेश्चन सामाजिक विज्ञापनों से, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने कहा था समाज के लिए होते हैं ये विज्ञापन, सभी को संदेश देते हैं, किसी एक के लिए नहीं। सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये गलत है। मैंने कहा था सरकार और निजी संस्थाएं दोनों बना सकती हैं इसको, तो ए सही है, बी गलत है। ये भी बताया था मैंने, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। तो ये होता है चैनल की लोकप्रियता पर, जितना लोकप्रिय होगा उतना ही इसकी डिमांड होगी, उतना ही पैसा होगा। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो गलत है फोर्थ ऑप्शन, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। नियमित नहीं रहता है। देखो जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है हस्तक्षेप करने की, जब होता है, ऐसा नहीं है हमेशा ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहेगी। तो जैसे इमरजेंसी के टाइम पे किया था, तो इस तरह से कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, पूरे समाचारों पर नहीं रहता है। तो कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो ऑप्शन सेकंड, क्योंकि ये इंडिविजुअल से संबंधित है, किसी पर्टिकुलर किसी एक इंसान की लाइफ से जुड़ा है ये। बाकी संदेश जो हैं ये सोसाइटी के लिए दिए जाते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान दिया है, तो पीने का पानी हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। लोकतंत्र में संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारिक घराने, बिजनेस हाउसेस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, 3 चैप्टर और बचे हैं इसमें, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं कवर। तो बाजार के बारे में बात करें तो बाजार आपने देखा ही होगा, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। तो अनेक प्रकार के उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन मतलब पिक्चर आपको देखने को मिलेगी बाज़ारों में, भीड़ भाड़। तो बाज़ार जो होता है सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर आयोजित किया जाता है, मतलब हफ्ते में कोई एक दिन होगा, इसको हम कहते हैं साप्ताहिक बाजार, जो हफ्ते में एक दिन लगता है। समीर एक कपड़ा विक्रेता है, इसका छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। तो एक छोटा व्यापारी है ये साप्ताहिक बाजार में, तो बड़े व्यापारी से कपड़ा खरीदता है और 6 अलग अलग बाज़ार में बेचता है, और वह और अन्य कपड़ा विक्रेता समूह में चले जाते हैं। इसके लिए मिनी वैन भी किराए पर ले लेते हैं, और ग्राहक जो हैं उनके गाँव से हैं, तो बाज़ार के पास हैं, और त्योहारों के समय जैसे कि दीपावली या पोंगल के दौरान वह अच्छा व्यवसाय करता है। तो ये देख सकते हैं पिक्चर बाज़ार की। साप्ताहिक बाज़ारों की स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। आपने देखे होंगे जो ठेले वाले खड़े रहते हैं वो आ जाते हैं सप्ताह में, जब जिस दिन बाज़ार लगता है फिर वहाँ से चले जाते हैं। व्यापारियों ने दिन के लिए दुकानें स्थापित की और फिर शाम को उन्हें बंद कर दिया। तो वहाँ पर जो परमानेंट जो शॉप्स होती हैं वो क्या करते हैं, दिन में दुकान खोल लेते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। फिर वे अगले दिन अलग अलग जगह पर स्थापित हो सकते हैं। मतलब जो टेम्परेरी दुकानें हैं ना, वहाँ पर जो टेम्परेरी दुकानें थी, जो ठेले वाले थे, वो फिर कहीं और जाके भी मार्केट में सामान बेच सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं वहीं पर बेचेंगे। तो कई चीज़ें साप्ताहिक बाज़ारों में सस्ती मिल जाती हैं, और इसमें जो है कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता इनके पास, जो बेचने वाले होते सामान, और भुगतान करने के लिए कोई मजदूरी नहीं देनी पड़ती, और ज़्यादा इनके पास कंपटीशन रहता है क्योंकि सभी लोग एक साथ ही इकट्ठा रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनसे जुड़े हुए हैं। साप्ताहिक बाज़ार का लाभ क्या होता है, तो ज़्यादातर सब्जियाँ, किराने का सामान, कपड़े की वस्तुएं, बर्तन वगैरह जो हैं हमें यहाँ पे मिल जाती हैं और सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। अब मोहल्ले की दुकानों की बात करें, कुछ मोहल्ले में भी आपकी दुकानें रहती हैं, जैसे तो हमारे पड़ोस में भी कुछ दुकानें जो हैं वस्तुओं को बेचती हैं। तो ये स्टैंड अलोन दुकानें कहलाती हैं, क्योंकि सिंगल दुकानें भी आपको मिल जाती हैं कभी कभी। तो डेयरी वगैरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे जहाँ पर किराने का सामान मिलता है, स्टेशनरी, खाने पीने या फिर अन्य दुकानों से दवाइयाँ, इस तरह की दुकानें आपको आपकी मोहल्ले वगैरह में मिल जाएंगी। तो इनमें से कई स्थायी दुकानें हैं, जबकि जो हैं कुछ सड़क किनारे स्टॉल आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको दिखता है मार्केट का नज़ारा। ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं इस तरह के कुछ। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास में होते हैं घर के, तो हम कभी भी किसी वक्त जाकर वहाँ से सामान ले सकते हैं, और ख़रीदार और विक्रेता एक दूसरे को जानते हैं, ये उधारी पर भी सामान दे देते हैं। तो इसके अलावा देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल होते हैं जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं। तो ये शहरों में मिलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे आपको ये। इनमें काफ़ी सारी दुकानें मिलती हैं, काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, इसलिए इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मॉल्स में होते हैं लार्ज मल्टी स्टोर एयर कंडीशन बिल्डिंग, और दुकानों के साथ कई सारे फ्लोर्स होते हैं, तो ये मॉल कहलाते हैं। तो इन्हीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों सामान बेचे जाते हैं। तो ब्रांडेड जो सामान होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और किस लिए होते हैं, क्योंकि एक तो देखो विज्ञापन देते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं विज्ञापन वगैरह देते हैं, तो इनका जो है ये सामान महंगा होता है, और क्योंकि शोरूम वगैरह के माध्यम से बेचे जाते हैं तो इसलिए भी ये महंगा होता है। तो माल जो है विभिन्न दुकानों से बेचा जाता है, जहाँ से माल कारखानों में, खेतों पर, घरों में उत्पादित किया जाता है। देखो जो माल है ये उत्पादित तो ये कारखानों में, खेतों में या फिर घरों में होता है, लेकिन हम दुकान से खरीदते हैं। दुकान से क्यों खरीदते हैं, इसका पूरा जो है सिस्टम वो हम समझेंगे। देखो एक तो होता है प्रोड्यूसर, जो कि उसे या तो देखो अगर खेती से रिलेटेड होगा तो उसे उगाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड होगा तो उसे वो उत्पादित करेगा, जो भी करेगा उसके बाद वो व्यापारी को बेच देगा। व्यापारी के बाद वो थोक व्यापारी के पास जाएगा। व्यापारी में भी 2 टाइप के व्यापारी होते हैं, देखो एक तो होगा थोक व्यापारी, एक फुटकर विक्रेता। तो सबसे पहले तो देखो थोक व्यापारी के पास जाएगा वो थोक, जो कि होलसेल में प्रोडक्ट खरीदता है, काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदता है। उसके बाद ही फुटकर विक्रेता इनसे सामान ले जाते हैं थोड़ी संख्या में,
थोड़ी संख्या में जैसे कि दुकान वाले आपको मिल जाएंगे, तो फिर ये क्या करते हैं, इनके पास से कंज्यूमर लेकर जाते हैं। इस तरह से पूरी चेन होती है ये मार्केट्स की। जैसे कि प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री होती है, इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहले तो फैक्ट्री में बनेगा, फिर व्यापारी को जाएगा, थोक व्यापारी के पास, होलसेल ट्रेडर के पास, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर ग्राहक के पास पहुंचेगा। ट्रेडिशनल मार्केट, तो ये जो मार्केट होते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं और विशेष तरीके से और समय में काम करते हैं ये। आज के बाज़ार की बात करें तो ये आजकल आपको हर जगह बाज़ार मिल जाएगा, हर जगह पे आपको दुकानें मिल जाएंगी, और कहीं से भी ये ऑर्डर जो है कभी भी बनाए जा सकते हैं, फ़ोन से, इंटरनेट से। आजकल आपने देखा होगा, जैसे आपको केक वगैरह का ऑर्डर देना होता है तो फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से, जैसे कि ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मार्केट जो है हर जगह हमारे आसपास की हर चीज़ में है। अब देखो, कुछ बाज़ार तो ऐसे होते हैं जो कि हम आसानी से पहचान लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जागरूक नहीं होते हैं। तो मार्केट जो है आपको हर जगह मिलेगी। देखो मार्केट जो है, देखो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट इस तरह से तैयार होते हैं, जैसे मान लो केचप है, ये जो केचप तैयार हुआ, पहले तो ये स्टार्टिंग में तो देखो, पहले तो खेत में उगेगा, फिर वहाँ से किसान के पास से आएगा मार्केट में, थोक विक्रेता उसको ले जाएगा, फिर उससे केचप बनेगा, ये फैक्ट्री में केचप बनेगा, फिर जाके ये बोतल वगैरह बंद होगा, फिर हमें मिलेगा। तो और ऐसे ही गाड़ी वगैरह का शोरूम होता है ये, यहाँ पर भी गाड़ी जो है हर तरह से तैयार होती है, अलग अलग पार्ट्स इसके तैयार होते हैं, जब जा करके यहाँ पर आती है शोरूम में। तो इस तरह से पूरी चेन होती है मार्केट्स की। अब देखो, क्योंकि ये क्लास 7 की जो बुक है, इसमें ज़्यादातर हम असमानताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मार्केट में भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग तरह से असमानताएं किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखो, निर्माता जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो थोक व्यापारी को दे देता है सामान थोक के बाद खुदरा विक्रेता के पास जाता है, रिटेलर शॉप्स के वालों के पास जाता है ये सामान, उसके बाद ग्राहक के पास पहुँचता है। तो ये जो चेन होती है पूरी, इसमें ऐसा नहीं है कि हर किसी को फ़ायदा होता है। क्या वे समान है? बिल्कुल नहीं, वो समान नहीं है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनको जो है, किसको लाभ होता है और किसको नुकसान होता है। तो देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 12 नंबर आ गया है, जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो हम देखो, अब ये वाला चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। देखो, चैप्टर का नाम ही है बाजार में एक कमीज, तो इसका मतलब है कि बाजार में जो एक कमीज हमारी आती है, वो किन किन प्रोसेस से गुजरती है, किस तरह से हमें वो मिल पाती है। कमीज ही क्यों, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी यही सेम प्रोसेस जो है फॉलो होता है। तो इसमें ही हम प्रोसेस पूरा जानेंगे। तो बाज़ारों की जो है पूरी श्रृंखला होती है, पूरी चेन होती है। तो कपास के उत्पादक से कमीज़ का खरीदार जो है, वहाँ तक का जो पूरा ये जर्नी होती है, तो काफ़ी लंबा ये प्रोसेस हो जाता है, और इसमें कुछ को मुनाफा होता है तो किसी को नुकसान होता है। तो हर दुकान पर खरीदना और बेचना हो रहा है। अब देखेंगे तो क्या हर कोई जो प्रॉफिट है इससे इक्वल तरीके से कमा रहा है, इसी का हमें जवाब मिलेगा इसमें। देखो, सपना जो है कुर्नूल में एक छोटा किसान है, तो ये कपास की खेती करते हैं और स्थानीय व्यापार को बेचती है। ये स्थानीय व्यापारी मतलब जो लोकल उसका ट्रेडर है पास में ही, उसको ही बेच देती है कपास प्रोडक्शन करके। तो कपास की खेती से सपना की कमाई उस कमाई से थोड़ी सी ज़्यादा है जो उसने मजदूरी के रूप में अर्जित की थी। देखो, जो उसकी कपास की जो खेती होती है उससे उसे ज़्यादा इनकम नहीं होती, वो बस उगा करके मेहनत करके रह जाती है। जो पास का जो व्यापारी है उसे बेचनी पड़ती है। ये देखो, कपास का खेत आप देख सकते हैं, इस तरह से लगती है ये। और कुरनूल जो जगह है ये आपकी पड़ती है यहाँ, ये आप देख सकते हैं मैप में, कुरनूल है ये यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से देखो कपास जाती है। तो इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो मतलब उसकी जो इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब ये समानता हम देख रहे हैं इसमें, समानता या असमानता कितनी हमें देखने को मिलती है मार्केट में। तो सपना की कमाई मतलब ज़्यादा इतनी हो नहीं पाती है इससे। तो इससे इनकम आखिर कौन कमाता है? अब देखो, इसमें जो है पूरा प्रोसेस बताया जाएगा हमें कपास से लेकर के, क्योंकि देखो अगर शर्ट आती है मार्केट में, कॉटन की शर्ट की अगर बात करें तो वो कपास से ही बनती है। कपास से पहले धागा बनेगा, फिर धागे से फिर कपड़ा बनेगा, उससे फिर शर्ट बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इस एक मार्केट की बात करेंगे, इरोड का कपड़ा बाज़ार। देखो, बाज़ार जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं कि कपड़ा बाज़ार जो है उसमें आपको कपड़ा ही कपड़ा मिलेगा। इरोड जो है तमिलनाडु में है और ये द्विसाप्ताहिक बाज़ार है, मतलब 2 सप्ताह में एक बार लगता है। इस बाज़ार में बड़ी मात्रा में कपड़ा बिकता है और कपड़ा बाज़ार की एक श्रृंखला है पूरी। देखो, सबसे पहले आता है बुनकर,
फिर व्यापारी, फिर दूसरा व्यापारी, मतलब देखो इंग्लिश में देख लो इसको आप, मर्चेंट, फिर ट्रेडर और फिर ग्राहक। देखो बुनकर के पास तो तभी आता है जब पहले कपास उगती है। कपास उगने के बाद जो वो व्यापारी को मिली थी वो फिर बुनकर को देते हैं उसका कपड़ा बनाने के लिए। फिर से वो व्यापारी के पास आ जाती है, व्यापारी उनसे कम कीमत में खरीद लेता है, फिर इसको ट्रेडर्स को बेच देता है, ट्रेडर्स को, फिर ये जब शर्ट बन जाती है तो ग्राहक को मिल जाती है। तो इरोड जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु का मैप है ये पूरा। तो बाजार में एक व्यापारी की दुकान है और इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित किए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। तो ये व्यापारी दूसरों से धागा खरीदते हैं। अब देखो धागा किससे खरीदते हैं, वो जो बुनकर थे, सॉरी बुनकर नहीं है, बुनकर भी होते हैं, बुनकर होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, और इसके अलावा ये कपास से भी धागा बनाने वाले वर्कर्स होते हैं। अब देखो बुनकर जो हैं, बुनकर के बारे में जानेंगे। बुनकर जो हैं आसपास के गाँव में रहते हैं, वे इन व्यापारियों द्वारा सप्लाई किए हुए धागों को अपने घरों में ले जाते हैं। देखो जो ये व्यापारी हैं धागे को कम कीमत पे खरीद लेते हैं, उसके बाद बुनकर को दे देते हैं। बुनकर से क्या करते हैं, यहाँ करघे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये पावर लूम होता है, पावर लूम जो कि बिजली से चलित करघा है ये, जो कि बुनाई करता है, ये कपड़े की बुनाई करता है। तो बुनकर और उनका परिवार लंबे समय तक इन करघों पर काम करते हैं और अधिकांश बुनाई इकाइयों में 2 से 8 पावर लूम होते हैं, तो जिस पर धागे को कपड़े में बुना जाता है। देखो ये पहले तो कपास आई, कपास व्यापारियों ने खरीद ली, उन्होंने धागा बनवा दिया, वो एक प्रोसेस तो वो हो गया। फिर ये जो दूसरे व्यापारी हैं ये धागे को खरीद लेते हैं और धागे को बुनकर को दे देते हैं। व्यापारी जो है कपड़ा बुनने के लिए बुनकर को धागा दे देते हैं और फिर ये धागे को क्या करते हैं, कपड़े में बुनते हैं। इन करघों में विभिन्न प्रकार की साड़ी, तौलिया, शर्टिंग, ड्रेसिंग, लेडीज ड्रेस सामग्री और चादरों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से कपड़ा बनवा लेते हैं व्यापारी बुनकरों से। तो वे तैयार कपड़ा व्यापारी के पास लाते हैं और यहाँ उन्हें कस्बे में व्यापारी के पास जाने के लिए तैयार होते देखा जा सकता है। ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, जा रहे हैं। तो व्यापारी दिए गए धागे का लेखा रखता है, उन्हें इस कपड़े में बुनाई के पैसे देता है। देखो जो धागा व्यापारी ने इनको दिया था बुनकरों को, इसमें और क्या करते हैं, ये बुनकरों को बुनाई का पैसा दे देते हैं, जो उन्होंने कपड़े में बुना, बुनाई के पैसे दे देते हैं जो कि काफ़ी कम होते हैं। तो जो बुनकर हैं वो भी लॉस में है, जिसने कपास का उत्पादन किया स्वप्ना ने, वो भी लॉस में है। अब मुनाफा कमाएगा कौन, अभी आगे देखेंगे। तो देखो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी क्या, इसमें दादन व्यवस्था, इसके बारे में हम जान रहे हैं, कई क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। तो व्यापारी जो हैं बुनकरों के बीच काम को बांटते हैं और उन्हें धागे की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि हमने देख लिया पहले ही। बुनकरों को क्या फ़ायदा है, बुनकरों को इसके 2 फायदे हैं। बुनकरों को धागे खरीदने पर अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, धागा व्यापारी दे देते हैं, और तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, व्यापारी ही खरीद लेते हैं कम कीमत में। तो इस पूरे सिस्टम में व्यापारियों का वर्चस्व बन जाता है और जो बनना है उसके लिए वे ऑर्डर देते हैं और कपड़ा बनाने के लिए बहुत कम कीमत देते हैं, जिससे कि बुनकरों को जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं होता और बुनकरों के पास कोई और विकल्प नहीं है, गरीब हैं, उन्हें रोजी रोटी कमानी है, तो यही करना होता है उन्हें। व्यापारी को क्या फ़ायदा है, व्यापारी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, व्यापारी कपड़ा कारखानों को कपड़ा बेचते हैं और इस तरह बाजार व्यापारी के पक्ष में अधिक काम करता है। अब क्योंकि कपड़ा जो है वो ज़्यादा कीमत पर बिकेगा, कारखानों में कपड़ा जाएगा कोई भी कपड़ा सिलने के लिए, जैसे कि प्लेन कपड़ा वो बेच देंगे, कमीज़ उससे फिर तैयार होगी, तो नुकसान जो होता है उसका बुनकर ही सामना करते हैं। तो दादन व्यवस्था क्या है, ये बुनकर और व्यापारी के बीच की एक व्यवस्था है जिसमें कि व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। तो ये जो है चीज़, ये दादन व्यवस्था के बारे में कही जा सकती है। इस व्यवस्था में बुनकर को नुकसान होता है। अब देखो बुनकर को नुकसान होता है, इनके सपोर्ट के लिए कौन आएगा, इनके सपोर्ट के लिए आएंगी सहकारी संस्थाएं। ये क्या करती हैं, व्यापारी पर निर्भरता को कम करती हैं। जो बुनकर व्यापारी पर डिपेंड थे धागे के लिए, वो इनकी डिपेंडेंसी को कम करती हैं, बुनकरों के लिए उच्च आय अर्जित करने का विकल्प देती हैं। सरकारी संस्थाएं क्या हैं, सहकारी संस्थाएं, ये सामान्य हितों वाले लोग एक साथ आते हैं और अपने पारस्परिक लाभ के लिए काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट इनके मिलते जुलते होते हैं और एक दूसरे के लाभ के लिए काम करते हैं। तो ये जो सहकारी समितियां होती हैं, बुनकरों को इनसे क्या लाभ होते हैं, तो वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और इसे बुनकरों के बीच बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का काम भी करती है, मतलब बेचने का काम भी करती है।
तो इस तरह से व्यापारी की भूमिका समाप्त होती है। जो व्यापारी टॉर्चर कर रहा था, मतलब कि एक तरह से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कम कीमत पे वो चीज़ें ले रहा था, तो वो जो है बंद हो जाता है और बुनकरों को जो है उचित मूल्य प्राप्त होता कपड़े का। ऐसा नहीं है जैसे व्यापारी कर रहे थे कम कीमत दे रहे थे, इनको यहाँ पर उचित मूल्य मिलता है जिसके वो हकदार हैं। तो कई बार सरकार भी उचित मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीद कर सहकारी समितियों की मदद करती है। जो ये सहकारी समितियाँ हैं ना, तो इनसे कभी कभी गवर्नमेंट भी कॉन्टैक्ट कर लेती है, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें फ्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू करती है गवर्नमेंट, तो उसमें ही इसका जो कपड़ा है वो चला जाता है। तो इस तरह से कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो दिल्ली के पास में एक वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो बुनकर जो है देखो सूती कपड़ा तैयार करता है और व्यापारी जो है अन्य व्यापारी को उसको भेज देता है। दिल्ली के पास कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी है जो कि कपड़े जो है विदेशों को भेजती है। तो ये कंपनी क्या करती है, कमीज बनाती है और विदेशी खरीदारों को भेज देती है। तो ये कहलाते हैं बिग बिजनेस हाउस। तो इनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। तो ये क्या शर्तें होती हैं, जैसे कि वे आपूर्तिकर्ता से सबसे कम कीमतों की मांग करते हैं। वे उत्पादन की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी के लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं। किसी भी दोष या डिलीवरी में देरी से सख्ती से निपटा जाता है। और ये जो है दबाव शिफ्टिंग पर रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। तो ये विदेशी खरीदारों की शर्तें होती हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर काम होता है। तो बच्चे बड़े सब लगे हुए होते हैं इस काम में। तो अगर बात की जाए, देखो ये शर्ट जब बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो ये उत्पादित कमीज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े कपड़े की दुकान में $26 या फिर 1800 के आसपास बेची जाती है। तो मतलब देखो वो जो कम कीमतों पे काम कराया गया था, वो इनको सबको मिला करके ये क्या करते हैं, जो कीमतें हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा रख देते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट कमाने वाले होते हैं वो व्यापारी। अभी देखो इसके बारे में बात करेंगे, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। तो खरीदना और बेचना हर दुकान पर होता है। तो अब बात करेंगे कि कौन लोग हैं जिनको लाभ मिला। तो क्या सभी ने एक साथ लाभ, एक जैसा लाभ प्राप्त किया। तो वे ऐसे लोग थे जिन्होंने बाजार में मुनाफा कमाया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खरीद फरोख्त से उतना फायदा नहीं हुआ। बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्होंने कम कमाया। तो ये देखो यहाँ पर बुनाई हो रही है। तो देखो लाभ किसको कितना हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। देखो विदेशी व्यापार व्यक्ति जो है, जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है, जो निर्यात करता है वो कार्यकर्ता, और एक तरफ बुनकर है जो कि निर्यात इकाई का कार्य करता है। सॉरी, ये तो कार्यकर्ता है बुनकर, और ये है मालिक, ये मालिक है जो कि निर्यात करता है। तो सभी को बाजार में समान रूप से लाभ नहीं होता है। तो बाजार में जो है, बाजार जो होता है लोगों को काम के अवसर प्रदान करता है और इन चीज़ों को बेचने में सक्षम होता है जो कि बढ़ते हैं या उत्पादन करते हैं। आमतौर पर जो अमीर और शक्तिशाली हैं वो बाजार से ज़्यादातर कमाई करते हैं। जो गरीब हैं वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बुनकर या फिर जो कपास उत्पादक हैं, जो मेन इसकी सीढ़ी है। असमानता की बात करें, देखो बाजार में भी हमें बहुत असमानता देखने को मिली, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको कम मुनाफा मिलता है, कम मुनाफा होता है। तो इन्हें दूर करने के तरीके हैं, जैसे उत्पादकों की सहकारी समितियाँ बनाना, जो कि हमने पढ़ा था। यह सुनिश्चित करना कि कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता है। तो इस तरह से तो समानता हमें देखने को मिल सकती है। सतत विकास लक्ष्य गोल नंबर 8, ये है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, ये कुछ लोग तो कंटेंट कराते हैं यूट्यूब पर, कुछ पैडागोजी कराते हैं, पैडागोजी में भी इसको छोड़ देते हैं और कंटेंट में भी छोड़ देते हैं, जबकि ये एनसीईआरटी के चैप्टर से ही लिए गए होते हैं, थोड़ा सा समझ पर आधारित होता है। तो बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा, दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना, क्योंकि दुकानदार जो है, जो विजुअल जो चीज़ें बता पाएगा उससे ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। बुनकर सहकारी संस्थाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। सहकारी संस्थाएं जो हैं व्यापारी की भूमिका को कम करती हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। दादन व्यवस्था क्या थी, हमने देखा था कि सौदागर द्वारा या व्यापारी द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा जो है कम कीमत पर वापस खरीद लिया जाता है। अब देखो इसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है मार्केट का, जैसे कि हमने अभी शर्ट के बारे में देखा, कुछ इस तरह से ही ये थोड़ा सा घुमा करके दे दिया क्वेश्चन टमाटर केचप के बारे में, टमाटो केचप के बारे में।
तो देखो अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट का आपसे पूछ ले प्रोसेस, वो आप बता पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसान बीज खरीदेगा, बीज खरीदेगा तभी तो पौधा उगेगा, बीज खरीदने के बाद पौधा उगेगा तो फिर वो टमाटर लगेंगे उस पर। अब टमाटर लगेंगे तो फिर किसान उनको बेचेगा, थोक विक्रेता के पास बेचने के लिए मंडी में जाएगा। ठीक है, टमाटर के लिए बोली लगाता है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद आ जाएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। अब देखो टमाटर खरीदने का प्रोसेस हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद बन जाएगा केचप। और फिर लास्ट में क्या होगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है और फिर उसको खा लेता है, क्योंकि खाने से आगे तो कुछ और प्रोसेस होगा नहीं, तो ऑर्डर करेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन बचेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। दादन व्यवस्था फिर वही है कि 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। तो इसमें 3rd ऑप्शन हो जाएगा, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना, तो जिससे कि जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश बनाते हैं। तो 3rd ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लास्ट चैप्टर हमारा इस क्लास का देख लेते हैं, समानता के लिए संघर्ष। देखो सब समानता के लिए संघर्ष की बात करें तो हम सवाल ये आता है कि कोई असमानता के खिलाफ क्या लड़ सकता है। तो अगर लड़ना है तो फिर उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो संविधान भी समानता की बात करता है, और हमने कई सारी स्टोरीज भी देखी थी इसमें, देखो इन सब की, तो जिसमें कि काफ़ी जगह पर असमानताएं देखने को मिली। स्वास्थ्य के मामले में देखा था आपने, असमानताएं देखने को मिली। बाजार में देखा हमने। और गरीबी जो थी, ये मैंने स्टोरी पढ़ाई नहीं थी, पर हाँ गरीबी वो थी, गरीबी से रिलेटेड भी था कि जो ये हाउस वर्कर्स होते हैं किस तरह से काम करते हैं। और धर्म और जाति के आधार पर असमानता जो है हमने देखी थी, और लिंग के आधार पर असमानता होती है, जैसे लड़के लड़कियों में भेद होता है। तो समानता के लिए संघर्ष में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कितने सारे लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कंक्लूज़न है ये वाला चैप्टर हमारी पूरे इसका क्लास 7th की बुक का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो पॉवर्टी, नंबर 1 वाला जो गोल है हमारा वो ये है, नो पॉवर्टी, यानी गरीबी का अंत करना। तो असमानता के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के काफ़ी सारे उदाहरण हैं, तो इसमें ही एक उदाहरण हम देखेंगे, तवा मत्स्य संघ का। जब कोई ज्यादती होती है कहीं पर, सरकार कोई अन्याय करती है किसी के साथ, तो क्या होता है वहाँ पर लोगों को समूह इकट्ठा हो जाता है और वो फिर उसके लिए विरोध करते हैं। तो कई संघर्ष हैं इसके अलावा भी, जैसे बीड़ी श्रमिकों का, मछुआरों का, खेतीहर मजदूरों का, झुग्गी वासियों का, और सभी को जो है न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तवा मत्स्य संघ का अभी आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा नंबर 10, ये है असमानता को कम करना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो तवा मत्स्य संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सारे ग्रुप्स को तो हम नहीं देख सकते किसी ने क्या संघर्ष किया, तो एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बांध बना जहाँ पर ये लोग रहते थे, ये मध्य प्रदेश की घटना है। बांध बन गया तो अब काफ़ी लंबे एरिया में ही बांध बना, तो लोगों का विस्थापन हुआ, वहाँ से लोगों को कहीं और जाकर बसना पड़ा। तो ये समस्या इन दिनों हमारे देश में जो है काफ़ी व्यापक है। जहाँ पर भी बांध बनता है वहाँ पर लोगों को इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो लोग फिर वही है संगठित होते हैं इसके संघर्ष के लिए। देखो इंडिया में एमपी यहाँ पर है, एमपी में यहाँ पर बीच में आपको मिलेगा ये होशंगाबाद, और यहाँ पर बहती है ये तवा रिवर, तवा नदी बहती है, उसी से रिलेटेड है ये तवा मत्स्य संघ। तो मछुआरे जो वहाँ पर काम करते थे मछली पकड़ने का, उनका ही एक ये ग्रुप है, एक कह सकते हैं महासंघ है। मछुआरों की सहकारी समितियों का एक महासंघ है ये तवा मत्स्य संघ। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा वन के विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन है ये। तो होशंगाबाद में क्या है, नर्मदा में शामिल होने से पहले छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों में फैली नदी बैतूल से होकर बहती है। तो ये जो तवा नदी है ये बैतूल से होकर के बहती है, और बांध का निर्माण हुआ था ये इस टाइम पीरियड में। तो जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए, जो वो लोग वहाँ से चले गए, तो वो जलाशय के आसपास बस गए। अब मछली पकड़ने के माध्यम से वो आजीविका कमाने लगे, क्योंकि उनका मछली पकड़ने का काम था, तो आजीविका कमाने के लिए वो जलाशय के पास ही बस गए। तो 1994 में हुआ क्या कि सरकार ने निजी ठेकेदारों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार दे दिए। निजी ठेकेदारों को अधिकार दे दिए,
तो जो वहाँ के लोकल पीपल थे उन्होंने अपना रोज़गार खो दिया, क्योंकि उनका मेन रोज़गार मछली पकड़ने का था। तो ठेकेदार से जो है उस जगह को छोड़ने की धमकी मिलने लगी। तो गाँव के जो लोग थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक इन्होंने संगठन बनाया और एकजुट हुए। तो क्या करता है ये संघ इन्होंने रैलियाँ करी, चक्का जाम किया। उनकी जो आजीविका के लिए मछली पकड़ने की जो थी, उनका जो राइट था उसके अधिकार की इन्होंने माँग करी। सरकार ने इस मुद्दे के आकलन के लिए एक समिति बनाई। समिति ने सिफारिश की कि मछली पकड़ने के लिए अधिकार ग्रामीणों को उनकी आजीविका के लिए प्रदान किए जाएँ, और ये बात मान ली गई। और इन लोगों को जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार जो है दे दिया गया सरकार के द्वारा। तो इन्होंने जो है 2 जनवरी 1997 को इनको ये अधिकार मिला। तो इन्होंने 33 गाँवों के लोगों ने, तवा के आसपास जो बसे हुए थे, तवा नदी के पास 33 गाँवों के लोगों ने नए साल की जो शुरुआत करी अपनी पहली पकड़ के साथ करी, मतलब मछली की पकड़ के साथ। तो 1997 में इन्हें ये अधिकार मिल गया। तो देखो, भारतीय संविधान की बात करें तो एक जीता हुआ दस्तावेज है, और संविधान में जो है सभी के बीच जो है समानता की मान्यता मिली हुई है संविधान में सभी को। तो देश में जो ये आंदोलन चलते हैं ये इसी के बेस पर चलते हैं कि भाई संविधान में हमें ये अधिकार दिए हुए हैं, आप हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकते। तो ये संविधान ही है जिसके बेस पर ये बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो एक जीवित संविधान के दस्तावेज के रूप में संविधान काम करता है, और ये कुछ ऐसा है जो कि हमारे जीवन में जो इसका वास्तविक अर्थ हो। तो लोकतंत्र में समानता का निरंतर विस्तार हो रहा है। जो असमानताएं पहले विद्यमान थी वो धीरे धीरे समानता में तब्दील हो रही हैं। तो ये एक तरह से पुस्तक का जो पूरा निचोड़ है इस वाले चैप्टर में, जो हमने अब तक पढ़ा असमानता के बारे में या समानता के बारे में, तो इस बुक में ये पूरा इसका निचोड़ हम कह सकते हैं। तो काफ़ी जगह पर आप देखेंगे कि आंदोलन करके कुछ ने अपने अधिकार लिए। तो लोकतांत्रिक जो सरकार है हमारी, इसकी स्पेशलिटी यही है कि लोग अपने आंदोलन से, रैलियों से, अभियान करके जो है अपने अधिकार वो सरकार से मांग सकते हैं, और सरकार को भी देने पड़ते हैं। तो काफ़ी प्रभाव जो है इसका देखने को मिलता है। इससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो ये आ जाएगा इसमें मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट है तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखो, बहुत मेहनत लगती है इस क्लास में, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैंने सब कुछ कवर करने का कोशिश करा है क्लास 7 की पॉलिटी का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम करेंगे क्लास 8 की पूरी पॉलिटी कवर करेंगे उसमें, और फिर आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद है कि ओवरऑल जो आपकी तैयारी है इससे हो जाएगी। इसमें मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई हूँ, क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही बता दिए हैं। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आप मेरी डिटेल में वीडियो देखें। मैंने डिटेल वीडियो भी काफ़ी सारी कराई हुई हैं, बाकी वो कंटिन्यू हैं, आगे भी मैं कराऊंगी, तो आगे भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।